हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हमने जो सीरीज शुरू करी है उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में भी आज हम स्पेसिफिकली ब्रह्मो समाज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं सो मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। एंशियंट और मेडिवल की सीरीज हमारी कवर हो चुकी है, राइट। उन वीडियोस को थॉरली फॉलो कीजिएगा। उसके अलावा कल्चर के सेशंस अभी हमारे चल रहे हैं। सो मॉडर्न और कल्चर की सीरीज अभी हमारी प्री के लिए चल रही है, ध्यान रखिएगा। इन सेशंस को थॉरली फॉलो कीजिए। इनमें जो सवाल मैंने पूछे उन सवालों के जवाब मुझे कमेंट में दीजिए और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिए कि आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जैसा भी फील करते हैं। ऑलराइट। उसके अलावा इन सभी सेशंस के पीडीएफ आपको कहां से मिलेंगे? पीडीएफ मिलेंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री। और सभी स्पेशल क्लासेस के लिंक भी आपको कहां से मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल से। इन स्पेशल क्लासेस में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो है वो कवर करा चुका हूं। 20-25 साल के पेपर हमने कवर किए यूपीएससी सीएससी के। सो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 2010 से 2020 तक के पेपर तो जरूर सॉल्व करें। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अभी हमारी चल रही है स्पेशल क्लासेस में। स्पेशल क्लासेस के जल्द ही लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई कंसर्न है यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड, तो चौहान सर हिस्ट्री के नाम से आपको मैं इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा, आप मुझे वहां पर डीएम कर सकते हैं। ऑलराइट। उसके अलावा अगर आप अपने घर के कंफर्ट में बैठकर यूपीएससी सीएससी के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आए आपके लिए यूपीएससी सीएससी के लिए प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान्स, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट एंड लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलते हैं प्लस प्लान में। और प्लस से आइकॉनिक ऑलवेज बेटर रहता है क्योंकि आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। ऑलराइट। उसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका तो मिलता ही है। और अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं तो अनअकैडमी एक बहुत बेहतरीन स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आया है। इंडिया लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है इनफैक्ट, दैट इज अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप। 13 जून को होगा 10 AM से 12 PM। एनरोल करें, एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है, लाइव टेस्ट रहेगा, स्कॉलरशिप मिल सकती है आपको 3 करोड़ रुपए के पूल में से। और टॉप 50 को जो है वो गाइडेंस मिलेगी यूपीएससी सीएससी के टॉप मेंटर्स से। ये मेंटर्स हैं यूपीएससी सीएससी के, इन मेंटर्स से आपको गाइडेंस मिलेगी। उसके अलावा 25% से 100% तक स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। अनअकैडमी के फिजिकल नोट्स मिलेंगे और बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं स्कॉलरशिप में, राइट। उसके अलावा 1-on-1 वीकली पर्सनल मेंटरिंग इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से, यूपीएससी सीएससी के टॉप एजुकेटर्स से आपको मेंटरिंग जो है वो लेने का मौका मिलेगा। एनरोल करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा कॉम्बो प्राइसेस है, बहुत बेहतरीन है। सेव बिग टाइम ऑन कॉम्बो, राइट। बहुत बढ़िया आप सेव कर सकते हैं अगर आप जीएस प्लस ऑप्शनल या आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल सब्सक्राइब करते हैं, राइट। विद ऑप्शनल 25% और 10% जो है वो उसके ऊपर आपको मेरा रेफरल कोड अगर आप यूज करते हैं, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। और ये प्राइजेस है, देखिए जीएस प्लस ऑप्शनल 1 ईयर के प्राइसेस, 2 ईयर के, 3 ईयर के प्राइसेस। तो अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं कि मैं 1 साल या 2 साल के लिए तैयार करूं तो दिस इज द राइट टाइम। अभी बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहे हैं, ठीक है। इन प्राइसेस में आप जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आइकॉनिक में मैंने आपको बताया, आइकॉनिक में फीचर्स जो है वो जो प्लस प्लान है उससे ज्यादा होते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के। और दीज आर द प्राइसेस फॉर आइकॉनिक। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरा कोड यूज करेंगे चौहान सर हिस्ट्री, जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और मुझे मिलेगा आप लोगों का सपोर्ट। उसके अलावा यूपीएससी सीएससी महा सब्सक्रिप्शन ऑफर क्या बोलता है कि अगर आप 16 जून तक सब्सक्राइब करते हैं और मेरा कोड यूज करके अगर सब्सक्राइब करेंगे, राइट, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री, ठीक है। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और मुझे मिलेगा आप लोगों का सपोर्ट, राइट। 1 ईयर का प्लान जो है वो वैलिड रहने वाला है मेंस 2022 तक। 2 ईयर का प्लान जो है वो मेंस 2023 तक वैलिड रहेगा। तो ये महा सब्सक्रिप्शन ऑफर है, जरूर सब्सक्राइब करें और कोड यूज करें मेरा, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं तो लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है आपके लिए, जिसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं होगा, कोई आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, कोई हिडन चार्ज नहीं होगा, बहुत जल्दी अप्रूवल, बहुत मिनिमल सा पेपर वर्क और बहुत फ्लेक्सिबल से टेन्योर। ये हर नई वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप लोन का प्रोसीजर एक्सेस करें, क्योंकि देखिए आपको खुद पर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा।
आज नहीं समझ आएगा आपको, ये आज से 2 साल बाद समझ आएगा, हो सकता है कि इतने समय बाद समझ आए कि लेट हो जाएं आप, राइट। तो अगर ऐसा आप नहीं चाहते हैं कि देरी हो जाए तो लोन फॉर यूपीएससी का फायदा उठाइए, बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। उसके अलावा अल्टीमेट सरप्राइज है यूपीएससी सीएससी का अनअकैडमी के द्वारा, दैट इज 20 बुक्स जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, राइट, जिनकी वर्थ है 10,000 रुपीज। तो ये स्टडी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है, बहुत बेहतरीन है, 100% सिलेबस कंप्लीट होता है, हाईली स्ट्रक्चर, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा डिजाइन किया गया है ये स्टडी मटेरियल, राइट। उसके अलावा 1 ईयर के बैचेस, 2 ईयर के बैचेस जो है वो शुरू हो चुके हैं। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए अगर आप अभी सब्सक्राइब करेंगे तो। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पाथफाइंडर, राइज, वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक करने के लिए कोड यूज करें चौहान सर हिस्ट्री। और हर संडे अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही, आप लोग जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लाइव टेस्ट रहता है एवरी संडे 11 AM। एनरोल करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। आपको फर्दर डिटेल्स जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के, ठीक है। सो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है। सो सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं कि अभी तक हम मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हमने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करी है 18वीं सेंचुरी इंडिया से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह सबसे पहले डिक्लाइन हुआ मुगल्स का, मुगल्स के डिक्लाइन की वजह से राइज हुआ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का, मुगल्स के डिक्लाइन की वजह से फॉरेन हुए इन्वेजन्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, और मुगल्स के डिक्लाइन की वजह से ही जो यूरोपियन शक्तियां हैं उनकी इतनी हिम्मत हुई कि वो भारत में अब या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पॉलिटिकल गतिविधियां करनी शुरू करी उन्होंने। तो हमें एंग्लो फ्रेंच राइवलरी देखने को मिलती है। सो मुगल्स के डिक्लाइन के बाद यह बात क्लियर हो गई कि अब भारत पर कोई नई शक्ति राज करेगी। पहले तो थ्रू आउट 18वीं सेंचुरी केओस का माहौल रहा, पॉलिटिकल केओस रहा, बहुत सारे डिसेंशंस रहे। क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, राइट। और इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो डेवलप हुए वो आपस में लड़ रहे थे। कौन कौन से मैंने आपको बताया, बंगाल अलग हो गया, अवध अलग हो गया, हैदराबाद अलग हो गया, दक्कन मुगल की जो ट्रिब्यूटरीज थी, आरकोट अलग हो गया, मैसूर अलग हो गया, त्रवणकोर अलग हो गया, राइट, मराठे अलग हो गए, सिख अलग हो गए। सो बहुत सारी छोटी छोटी शक्तियां हमें देखने को मिलती हैं, राजपूत, बुंदेल, ये सब, मालवा वगैरह सब अलग अलग हो गया है ना, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। अब इसका फायदा उठाने के लिए कौन अब नई बड़ी शक्ति उभर कर आएगी? तो देसी शक्तियों में से मराठास एक साइड और फॉरेन शक्तियों में से ब्रिटिशर्स जो हैं वो 2 बड़ी शक्तियां उभरे। फिर इन दोनों का आपस में हमने टकराट देखी, ठीक है। तो फिर पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, उससे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुए उनको एक एक करके अंग्रेजों ने हराया। तो अंग्रेजों ने मराठों को सबड्यू किया, मैसूर को सबड्यू किया, सिखों को सबड्यू किया, उसके अलावा राजपूतों के साथ कौन सी पॉलिसीज अपनाई, ठीक है। तो वॉर के माध्यम से, डिप्लोमेसी के माध्यम से उन्होंने जो इंटरनल सारे जितने भी कंपटीशन था उन सबको न्यूट्रलाइज किया अंग्रेजों ने, और फिर एक्सटर्नल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया। मैंने आपको बताया एंग्लो नेपाल वॉर, एंग्लो बर्मीज वॉर, एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो तिब्बत रिलेशंस हमने देखे, राइट। सो इंटरनल थ्रेट्स और एक्सटर्नल थ्रेट्स से निपटने के बाद एक लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर अंग्रेजों ने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। तो ये हमने समझा है सारा कुछ, ही है ना, 18वीं सेंचुरी इंडिया में। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज हमने क्या समझी थी कि ये जो पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश किया है, इस पॉलिटिकल पूरा जो जितना भी कंट्रोल है अंग्रेजों का, उसको चला के रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी होनी चाहिए, है ना। तो हमने सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट देखा, हमने जुडिशरी का डेवलपमेंट देखा, हमने पुलिस का डेवलपमेंट देखा, और इकोनॉमिक सिस्टम भी होना चाहिए। तो हमने लैंड सेटलमेंट, जो रेवेन्यू सेटलमेंट है, उनको समझा, सभी रेवेन्यू सेटलमेंट्स को। फिर उसके बाद हमने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा, फेजेस, इकोनॉमिक फेजेस देखे, है ना। सबसे पहला मर्केंटाइल फेज 1757 से 1813, फिर 1813 से 1858 का फेज देखा हमने, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला था हमें, राइट। फिर उसके बाद हमें कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट का फेज दिखा 1858 के बाद। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो 18वीं सेंचुरी में क्या पॉलिटिकल गतिविधियां हुई इंडिया में वो हमने देखी। नॉट जस्ट अंग्रेज, यानी कि नॉट जस्ट ब्रिटिशर्स, लेकिन अन्य यूरोपियन शक्तियों द्वारा क्या पॉलिटिकल गतिविधियां की गई, तो हमने ये देखा। तो एक्शन और रिएक्शन की थ्योरी अगर हम देखते हैं तो 18वीं सेंचुरी में हमने देखा कि जितना भी एक्शन अंग्रेजों द्वारा लिया गया या जितना भी रिएक्शंस भारतीय शक्तियों का था,
अंग्रेजों ने भारतीय शक्तियों को ऑलमोस्ट जो है वो कुचल दिया, भले ही वो वॉर के माध्यम से हो या डिप्लोमेसी के माध्यम से हो, राइट। सो 18th सेंचुरी की तो ये कहानी हमने अच्छे से समझी। 19th सेंचुरी में हमें यह देखने को मिलता है, मैंने आपको समझाया था कि किस तरह एक मिडिल क्लास डेवलप हो रहा था, एक लॉयलिस्ट वर्ग डेवलप हो रहा था, जिसको वेस्टर्न तर्ज पर एजुकेट कर रहे थे अंग्रेज, ताकि उनके लिए सस्ता क्लेरिकल जो डिपार्टमेंट है या क्लेरिकल एक वर्ग है वो डेवलप हो इंडिया में से बाबू डेवलप हो, राइट। लेकिन इसका रिएक्शन क्या रहा कि भारतीयों ने वो वेस्टर्न एजुकेशन एब्जॉर्ब करके नए आइडियाज जो है वो डेवलप करे, और वही आइडियाज जो है वो हमें सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के रूप में फर्दर डेवलप होते हुए नजर आते हैं 19th सेंचुरी में। तो आज हम 19th सेंचुरी इंडिया की कहानी देखने जा रहे हैं। 18th सेंचुरी इंडिया की कहानी हमने अच्छे से समझ ली, राइट। तो 19th सेंचुरी इंडिया में अब भारतीयों द्वारा क्या रिएक्शन दिया गया ये देखना है हमें, है ना। मैंने एक्शन और रिएक्शन की थ्योरी आपको समझाई है कि अंग्रेजों द्वारा एक्शन लिए जाएंगे और भारतीयों द्वारा उसके प्रति रिएक्शंस होंगे। तो हम देखेंगे कि अंग्रेजों के किन एक्शंस का क्या रिएक्शन भारतीयों ने दिया, और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हमारा एक्शन रिएक्शन की थ्योरी में कहां सेट होता है। आज हम इस सेशन के आखिरी तक ये कंक्लूजन तैयार कर लेंगे, ठीक है। खैर, GS 1 के लिए या मेंस के लिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ना ये सेशंस प्री के हैं, लेकिन मेंस के लिए कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स आपको मैं तैयार करके दे ही दूंगा। खैर, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रॉट मेनी चेंजेस टू इंडियन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो ये मैंने आपको 18th सेंचुरी इंडिया से ही समझाया है कि क्या सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस आए। तो इकोनॉमिक चेंजेस में तो 3 फेजेस मैंने आपको बताए ही, जिससे हुआ क्या, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ इवेंचुअली, है ना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंडिया में, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ इंडिया से। तो इकोनॉमिक चेंजेस 3 फेजेस मैंने आपको बताए ही, राइट। कौन सा, मर्केंटाइल फेज, फ्री ट्रेड का फेज, फ्री ट्रेड हुआ उसमें, और तीसरा जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का फेज था 1858 के बाद। पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या आए, तो भारत से देसी शक्तियां सब खत्म और अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश हुआ। सिविल सर्विसेज लेकर आए अंग्रेज अपनी, राइट। अंग्रेजों ने भारतीय प्रिंसली स्टेट्स के साथ अलग अलग तरह की जो है वो नीतियां अपनाई। मैंने आपको रिंग फेंस, सबॉर्डिनेट यूनियन, सबॉर्डिनेट आइसोलेशन, ये सारी समझाई हैं अच्छे से। तो पॉलिटिकल चेंजेस भी 18th और 19th सेंचुरी दोनों के मैंने आपको, 19th सेंचुरी के तो खैर पॉलिटिकल चेंजेस हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन 18th सेंचुरी के एटलीस्ट आपको पॉलिटिकल चेंजेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। और सोशल चेंजेस मैंने आपको बताया, सोसाइटी में एक मध्यम वर्ग डेवलप हुआ जो अंग्रेजों का लॉयलिस्ट बना। जमींदारों में से भी एक ऐसा वर्ग डेवलप हुआ जो अंग्रेजों का लॉयलिस्ट बना, ठीक है। भारत की सोसाइटी में खींचतान बढ़ गई, है ना। जो पहले तो क्योंकि जो ओरिएंटलिस्ट हैं उन्होंने प्रीस्ली क्लास को, बोथ हिंदू और मुस्लिम प्रीस्ली क्लास को अपने साथ जोड़ने की कोशिश किया, लेकिन बाद में जो एवेलेंजिस्ट या इस तरह कहा जाए कि जो इंग्लिश मीडियम को प्रोपगेट करने वाला जो पूरा एक 1813 के बाद एक पूरी टीम जो इंडिया में आई, राइट, उन्होंने किस तरह जो है वो भारत की सोसाइटी में मतलब जो क्रिश्चियनिटी है उसको फैलाने की कोशिश करी, और हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम ये आपस में लड़े। तो खैर ये सोशल चेंजेस क्या आए हैं ये मैं आपको इवेंचुअली धीरे धीरे समझाऊंगा। अभी सोशल चेंजेस में हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन ओवरऑल आप समझते हैं ना कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस जो है वो अंग्रेज लेकर आए, राइट। उसके अलावा और क्या क्या चेंजेस अंग्रेज लेकर आए, तो वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आए वो, और मॉडर्न आइडियाज लेकर आए। ऑफ कौन कौन से, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब ये लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, क्या ये सब आइडियाज भारत में प्रेवलेंट थे 18th सेंचुरी इंडिया में? तो लिबर्टी केवल उतनी थी जितनी अथॉरिटी आपको दे, डेमोक्रेसी का तो कोई नामो निशान ही नहीं था, इक्वालिटी तो भारतीय समाज का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, और फ्रेटर्निटी तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग कोर्ट फैक्शंस आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल सब आपस में लड़ रहे हैं। ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी, ये सब आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। तो ना ही किसी तरीके का भाईचारा था, ना ही कोई इक्वालिटी थी, भले ही वो मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो। इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, सोशल डिफरेंसेस थे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, तो इक्वालिटी भी नहीं थी, डेमोक्रेसी का तो नाम ही नहीं था।
डेमोक्रेसी जैसा कॉन्सेप्ट तो इंडिया में अभी तक बड़े लेवल पर प्रैक्टिस नहीं किया गया था। अफगानी कुछ लेवल तक डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते थे, या उसके अलावा पुरानी एंशियंट समय में भारतीय सोसाइटीज ने डेमोक्रेसी का कुछ जो है वो गणसंघ के लेवल में डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की गई थी, लेकिन 18th सेंचुरी इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। और लिबर्टी केवल में, जैसे कि मैंने कहा ना, लिबर्टी इतनी ही जितनी अथॉरिटी आपको प्रोवाइड करे, ठीक है। बट जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने अपना एजुकेशन सिस्टम इंडिया पर इम्पोज करना शुरू किया, वैसे वैसे एक ये वेस्टर्न आइडियाज जो है वो भारत के उस मध्यम वर्ग में एंटर करने शुरू किए, जो कि लॉयलिस्ट बन रहा था अंग्रेजों का। लेकिन स्टिल दे गॉट टू नो अबाउट दीज आइडियाज, जो कि यूरोप में प्रेवलेंट थे। क्यों? क्योंकि फ्रांस में रेवोल्यूशन आ चुका था, या उसके अलावा कहें अमेरिकन रेवोल्यूशन आ गया था, ठीक है। रसो जैसे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जो एक्टिव हो चुके थे, और उन पॉलिटिकल थिंकर्स की जो आइडियोलॉजीज हैं वो पहुंच रही थी भारतीयों तक। भले ही वो रीजनल हो, यानी कि जैसे बंगाल के रीजन से शुरू हुई, मद्रास से शुरू हुई, बॉम्बे से शुरू हुई, बट भारतीयों तक वो आइडियाज पहुंचने शुरू हुए। तो ये जो लिबर्टी डेमोक्रेसी के आइडियाज जब भारतीयों को पता चले तो उन्हें समझ आया, है ना, उन्हें समझ आया कि यार हमारी सोसाइटी में केओस फैला हुआ है, हमारे रिलीजन जो है वो पॉल्यूट हो चुके हैं, पॉल्यूट वर्ड इस्तेमाल करूंगा मैं, बहुत पॉल्यूट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुके हैं, जिनको अब रिफॉर्म लाना इनमें बहुत अनिवार्य है, ठीक है। ऐसा रिफॉर्म यूरोप में भी आया, ऐसा रिफॉर्म जो है वो जहां जहां पर ये मॉडर्न आइडियाज फैले हैं वहां वहां पर ये रिफॉर्म, वहां वहां पर जो है वो सोसाइटी ने रिफॉर्म किया है। तो ऐसा भारत में क्यों ना हो, राइट। played in so western education or modern ideas of liberty, democracy, equality and fraternity played an important role in the development of reform movements in the country, right। दूसरा पॉइंट आगे समझ में हमें। तीसरा पॉइंट, अब रिफॉर्म मूवमेंट्स कहां से इंस्पायर्ड हुए? ह्यूमनिज्म, रैशनलिज्म, इंडिविजुअलिज्म के आइडियाज जो मैंने आपको समझाए थे। अगर आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज मेरी लगाई है तो आप लोगों ने जरूर डेफिनेटली वो उन टॉपिक्स को समझा होगा, और अगर नहीं किया है अभी तक तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री फिर से एक बार करवाऊंगा, ऑप्शनल लेवल तक ले जाऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री को, तो वहां पर हम डेफिनेटली कवर करेंगे आइडियल्स ऑफ ह्यूमनिज्म, रैशनलिज्म एंड सॉट टू ब्रिंग द ट्रेडिशंस एंड कल्चर इन कन्फर्मिटी विद द साइंस, रीजन एंड मॉडर्निटी। देखिए, जो ट्रेडिशंस और कल्चर हैं उनको साइंस, रीजन, लॉजिक के चश्मे से देखना शुरू करो। देखिए, मान लीजिए आप एक 19th सेंचुरी के व्यक्ति हैं, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं डालना चाह रहा हूं आपके दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया प्लांट करने जा रहा हूं, कि जब भी ऐतिहासिक किसी भी किरदार को पढ़ रहे हो या हिस्ट्री के किसी भी इवेंट को पढ़ रहे हो आप, चाहे वो 200 साल पहले का हो, 500 साल पहले का हो, एक चीज दिमाग में ध्यान में बिठाकर पढ़िएगा कि उस समय का माहौल क्या था। यानी कि अगर आप किसी 19th सेंचुरी के व्यक्ति के किरदार के बारे में, यानी कि मान लीजिए राजा राम मोहन रॉय के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि राजा राम मोहन रॉय के आसपास का माहौल क्या था। उनकी जो भी सोच है वो उनके समय के हिसाब से निर्धारित हुई, है ना। यानी कि उस समय क्या क्या आइडियाज प्रेवलेंट थे उस हिसाब, क्योंकि वहीं उसी समय में उनका ब्रिंगिंग हुआ है, वो आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं सोच लेंगे ना। अगर आप 19th सेंचुरी के किसी व्यक्ति को 21st सेंचुरी के किसी व्यक्ति से कंपेयर करेंगे, दोनों ही अगर प्रोग्रेशनिस्ट हैं, है ना, दोनों ही अगर मतलब रिफॉर्म मूवमेंट लाना चाह रहे हैं, तो दोनों के ही सोच में आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। या मान लीजिए राजा राम मोहन रॉय के बारे में जब हम ऑप्शन लेवल पर जाएंगे तो थोड़ा और डीप में स्टडी करेंगे, तो राजा राम मोहन रॉय या अन्य जितने भी पॉलिटिकल रिफॉर्मिस्ट या रिलीजियस या सोशल रिफॉर्मिस्ट हमें देखने को मिलेंगे, या जो आप प्रेजेंट डे अपने अगर आप माइंडसेट को देखेंगे तो आपको डिफरेंसेस नजर आ जाएगा। आप देखेंगे कि राजा राम मोहन रॉय बहुत लिबरली सोच रहे हैं, लेकिन 21st सेंचुरी जैसे व्यक्ति जितना लिबरल नहीं सोच पा रहे हैं। वो ऑफ कोर्स नहीं सोच पाएंगे क्योंकि वो 200 साल पहले के हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो आप अगर इतिहास के किसी भी किरदार को पढ़ने जा रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि उस समय के हालात कैसे थे। अगर मोहम्मद साहब ने इस्लाम की शुरुआत करी और उस हिसाब से उन्होंने अगर कुरान लिखी या जो भी कानून उन्होंने कंपाइल करे, तो उस माहौल के हिसाब से, है ना, उस समय के हिसाब से उन्होंने वो कानून बनाए हैं, ठीक है। दैट गोज फॉर एवरी अदर जितने भी रिफॉर्मिस्ट रहे हैं थ्रू आउट हिस्ट्री। तो खैर, यहां पर क्या है, कंफर्म करना है आपको ट्रेडिशंस और कल्चर को साइंस और रीजन से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो
समझाना मैं ये चाह रहा था कि अगर मान लीजिए 19 सेंचुरी में कोई व्यक्ति साइंस और रीजन की बात करने लग जाए भारतीय सोसाइटी में आकर, और भारतीय सोसाइटी जो कि पिछले 1,500-2,000 सालों से वही स्टॉन्च ऑर्थोडॉक्सी में फंसी हुई है, तो ऑब्वियसली वो रेडिकल आइडियाज को जो है वो अपोजिशन मिलेगा, बहुत घनघोर अपोजिशन मिलेगा, और वो घनघोर अपोजिशन फेस करना पड़ा राजा राम मोहन रॉय को। खैर, आगे हम स्टडी करेंगे उसे। सबसे पहले दो टर्म्स हम कवर कर लेते हैं कि व्हाट इज रिफॉर्मिज्म एंड रिवाइवलिज्म। ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपको बार बार सुनने को मिलेंगी इस पूरे टॉपिक में, रिफॉर्मिज्म और रिवाइवलिज्म। सो एज द नेम सजेस्ट, रिफॉर्मिज्म बदलाव लाना चाहते हैं, है ना। इट इज बिलीव दैट ग्रेजुअल चेंजेस through and within existing institutions can ultimately change a society's fundamental system and structure. Reformism क्या कह रहा है कि चेंज हो लेकिन ग्रेजुअल चेंज हो, अचानक से रेवोल्यूशन से कुछ नहीं होगा। रेवोल्यूशन से देखिए मास पॉपुलेशन तक बदलाव जो है वो ग्रेजुअली ही पहुंचेगा। अगर आप अचानक से रेवोल्यूशन ले आएंगे तो मास पॉपुलेशन अछूती रह जाएगी, और रेवोल्यूशन का लॉन्ग टर्म असर जो है वो नहीं हो पाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म जो है वो इफेक्ट्स देखना चाहते हैं तो ग्रेजुअल चेंजेस से ही आएंगे। समझाने की मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि कल को अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो परसिवरेंस, परसिस्टेंस एक ऐसी वर्च्यू है। यह मत सोचिए कि आपके 30 साल 35 साल के टेन्योर में आप पूरा भारत बदल देंगे, पूरा जो है वो ब्यूरोक्रेसी को चेंज कर देंगे। आप नहीं होगा। मैं पर्सनली ये मानता हूं कि अभी भारत की सोसाइटी को ठीक होने में 50 से 100 साल और लगेंगे। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके टेन्योर में ही जो है वो सारे बड़े बदलाव आ जाएंगे। तो रिफॉर्म लाना जो है वो ग्रेजुअल चेंज है, और वो समय के साथ धीरे धीरे होगा। तो आपको अपनी ईगो को मैनेज करना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि आपके टेन्योर में कोई बदलाव ना आए, राइट। और यही माइंडसेट जो है वो कमीशन देखना चाह रहा है कि क्या आप ये चीज समझते हैं या ओवर एंथुजियास्टिक है कि नहीं मैं ही सारा बदलाव 10 ही साल में ले आऊंगा। ठीक है, नहीं, आपको टीम प्लेयर बनना पड़ेगा। खैर, रिफॉर्मिस्ट क्या होता है? ही इज अ पर्सन हु एडवोकेट्स ग्रेजुअल रिफॉर्म रादर देन अबॉलिशन और रेवोल्यूशन। अबॉलिशन और रेवोल्यूशन देखिए सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत जोशीले लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म असर नहीं होता उनका, या ओवरऑल कहा जाए तो लॉन्ग मतलब ब्रॉड सेंस में कहा जाए तो लॉन्ग टर्म असर उनका नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एवोल्यूशन रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं तो आप मास पॉपुलेशन तक नहीं जुड़े ना, आपने समय नहीं लगाया। ग्रेजुअल चेंजेस से मास पॉपुलेशन जुड़ती है और तभी जो है वो चेंजेस आते हैं। कोई भी समाज का कोई भी बदलाव है, मान लीजिए पोलीगैमी है, बहुपत्नीवाद, या मतलब मल्टीपल पार्टनर्स, जो पोलीगैमी है। अब पोलीगैमी को अबॉलिश करने का सबसे पहला, मान लीजिए सबसे पहला जो है वो काम शुरू किया किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। या 19 सेंचुरी से, मान लीजिए 19 सेंचुरी से पोलीगैमी को अबॉलिश करने का काम शुरू होता है। नॉट राजा राम मोहन रॉय, और भी व्यक्ति थे, ठीक है, लेकिन 19 सेंचुरी से मान के चलिए कि यहां से शुरू हुआ, और 1955-56 में जाकर पोलीगैमी के खिलाफ जो है वो कानून बनता है। तो देख लीजिए लगभग 150 सालों की मेहनत लगी, उसके बाद जाकर कानून बनाइए। ठीक है, तो कोई भी रिफॉर्म होता है ना वो ग्रेजुअल होता है, वो इस तरह धीरे धीरे आया, वो 1-2 साल में चेंज नहीं आ गया। ठीक है, खैर, रिवाइवलिज्म की बात की जाए, रिवाइवलिज्म क्या होता है? इट इज अ टेंडेंसी और डिजायर टू रिवाइव अ फॉर्मर कस्टम और प्रैक्टिस। अब बदलाव लाने की बात ही आ रही है, तो बदलाव दो तरह के हो सकते हैं, या तो जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है उसको हटा के उसको मॉडिफाई किया जाए या हटा दिया जाए, या जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है उसको हटाया जा रहा है, प्रायर कोई पुरानी कोई प्रैक्टिस थी उसको वापस लाया जाए। यानी कि जैसे कि वेदों की ओर चलो, दैट वाज अ रिवाइवलिज्म, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, वो रिवाइव किया जा रहा था वैदिक कल्चर को, या कोशिश की जा रही थी कि वैदिक कल्चर को रिवाइव किया जाए, राइट। रिवाइवलिस्ट कौन होगा? ही इज वन हु कंडक्ट रिलीजियस रिवाइवल्स। During the time of 19th century, India saw major changes in social religious structure of the society. Both reformist and revivalist tried to change the structure of the society, right? So 19th century में हमें सोसाइटी और रिलीजन में चेंजेस आते हुए नजर आए। क्यों?
क्योंकि ये जो वेस्टर्न मॉडर्न आइडियाज हैं इन्होंने लोगों का दिमाग खोला कि यार ये जो सोशल हालात हैं ये सही नहीं है, हम इसको सही मानकर चल रहे हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी का आपको एक फंडा समझाता हूं कि अगर मेजॉरिटी सोसाइटी का एक मेजॉरिटी पार्ट किसी एक फंडामेंटल को मानना शुरू कर दे, प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, तो वो सच्चाई बन जाता है उस सोसाइटी की। जैसे कि सती प्रथा है, सती की प्रैक्टिस, शास्त्रों में जिक्र है सती का, लेकिन वॉलेंटियरली सती हुई व्यक्तियों का, मतलब ऐसी महिलाओं का जिक्र है जिन्होंने वॉलेंटियरली अपने आप को सती किया। ठीक है, इसका जिक्र नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी विधवा को बिठाएंगे फ्यूनरल पायर पर और जबरदस्ती उसे जलाएंगे। इस प्रैक्टिस का जिक्र नहीं मिलता है, किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता है। ठीक है, तो सती प्रथा जो है वो इट्स एन एग्रीड अपॉन प्रैक्टिस, एग्री कर लिया गया सबके द्वारा कि ये होगा ही। और जब आप 19वीं सेंचुरी के किसी व्यक्ति से मिलेंगे, बात करेंगे, तो उसके लिए वो नॉर्मल है ना। जैसे प्रेजेंट डे 21st सेंचुरी की ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो नॉर्मल है इंडिया में। जैसे मान लीजिए कि अगर रंग भेद की बात करें, भारत में रंग भेद की बात करें, तो अगर कोई काला है तो हम उसे कल्लू कहते हैं ना। अगर कोई व्यक्ति श्याम वर्णी है तो ये बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है। देखिए, मैं अपने आप को दूर नहीं कर, जब मैं भी इन सब पॉइंट से अवेयर नहीं था तो मैं भी इस तरह के कमेंट्स पास करने में कोई शर्म नहीं रखता था। ठीक है, तो 21st सेंचुरी में इंडिया में रंग भेद है, नस्ल भेद है, ठीक है, रेसिज्म है, बहुत बुरी तरीके से है। रेसिज्म इतना ज्यादा है हमारी सोसाइटी में कि वो हमारे लिए नॉर्मल है। हम उस चीज को एज अ प्रॉब्लम समझते ही नहीं, है ना। ये हमारे कॉम्प्रिहेंशन से बाहर है कि नस्ल भेद एक समस्या है। भारतीय नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनको हरास किया जाता है जस्ट बिकॉज कि वो एक अलग रेशियल बैकग्राउंड से हैं, है ना। नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया या ईस्टर्न इंडिया के लोगों को उनके श्याम वर्णीय होने के ऊपर जो है वो मतलब उनको हरास करते हैं, या नॉर्थ इंडियंस को हरास किया जाता है साउथ इंडिया में। तो ये जो हरासमेंट है रेस के ऊपर, वर्ण के ऊपर या स्किन टोन के ऊपर, ये भारतीय सोसाइटी में नॉर्मल है। हम इसको एक समस्या मानते ही नहीं, है ना। अभी मतलब देखिए, अब तो धीरे धीरे लोगों में भावनाएं जाग रही है, धीरे धीरे जो है वो अवेयरनेस फैल रही है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन देखेंगे आप तो उनके लिए ये समस्या ही नहीं है। अब सेम चीज 19वीं सेंचुरी इंडिया में आ जाए तो सती प्रथा मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए समस्या थी नहीं उस समय, समझ रहे हैं ना आप। और अगर कोई व्यक्ति उस समय खड़े होकर बोलता है कि सती प्रथा गलत है तो उसको भयंकर ऑपोजिशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो खैर धीरे धीरे हम इन सारे पॉइंट्स को समझेंगे अच्छे से। बहुत जरूरी है हमारे लिए इन सारे पॉइंट्स को समझना, क्योंकि केवल प्री क्लियर करवाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है, वैसे तो आप जो है वो एक सिटीजन बने, एक प्रॉपर सिटीजन बने, आप समझे एज अ सिटीजन आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। सिविल सर्विसेज निकालना, समझ रहे, एक सिविल सर्वेंट बनाना आपको मेरा उद्देश्य है। उससे बड़ा उद्देश्य है एक अच्छा नागरिक बनाना, एक अच्छा सिटीजन बनाना, राइट। और साथ ही साथ मैं भी अपने अंदर इंप्लीमेंट करूं सारे जो भी चीजें आपको समझाता हूं वो मैं खुद पर भी इंप्लीमेंट करूं, राइट। नाउ कॉजेज ऑफ सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग। अब ये सोशल और कल्चरल अवेकनिंग आई कहां से, कारण क्या है इसके, तो इसके 4 मूलभूत कारण समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, सबसे पहला देखिए, मैनी कॉजेज, मैनी है लेकिन मैं आपको 4 कारण समझाऊंगा। उन 4 रीजंस में मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, कोई भी बड़ी घटना घटती है ना, कोई भी बड़ी घटना घटती है तो उसके पीछे क्या होते हैं, मल्टीपल कारण, ध्यान रखना है आपको। मैनी कॉजेज अकाउंटेड फॉर द सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द 19th century. The first and foremost was establishment of British rule and its deep influence on political, economic, social and cultural life of the country, which created conditions favorable to intellectual growth. अब देखिए, सबसे पहला कारण है ब्रिटिश रूल का एस्टेब्लिश होना। ब्रिटिश रूल के एस्टेब्लिश होने की वजह से बंगाल में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल शक्ति का सेंटर बनाया, ठीक है। और बंगाल, मद्रास और बॉम्बे 3 प्रेसिडेंसीज एस्टेब्लिश करी उन्होंने इनिशियली, और इन 3 प्रेसिडेंसीज में एडमिनिस्ट्रेशन चलाकर रखने के लिए उनको भारतीयों को वेस्टर्न तर्ज पर एजुकेट करना पड़ा।
क्योंकि उनको क्लर्क्स तो चाहिए ही थे, है ना। तो जो छोटे लेवल के अधिकारी, छोटे लेवल के सरकारी अधिकारी, वो अंग्रेज तो भरकर ला नहीं सकते थे, ठीक है, उनको सैलरीज देना महंगा पड़ता है। तो क्लरिकल लेवल के सरकारी अधिकारी उन्होंने भारतीय बनाना सही समझा, और भारतीयों को अगर क्लर्क बनाना है तो वेस्टर्न तर्ज पर एजुकेट करना पड़ेगा। इससे एक मध्यम वर्ग डेवलप होता है। ये मध्यम वर्ग, जो मिडिल क्लास डेवलप हुई, ये वेस्टर्न तर्ज पर एजुकेटेड थी, जिसका फायदा चाहते थे अंग्रेज उन्हें हो। लेकिन इसका रिएक्शन क्या हुआ? ये जो वेस्टर्न तर्ज पर भारतीय जो पॉपुलेशन एजुकेट हो रही थी, इन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन डेमोक्रेसी, इन सब आइडियाज को पढ़ा, समझा, और इन्होंने, इनके दिमाग में वो बत्ती जली, अवेयरनेस फैली कि भारतीय सोसाइटी तो कुरीतियों से भरी पड़ी है ना। भारतीय रिलीजियस, मतलब भारतीय जो रिलीजन्स हैं, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, उनको सही करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए एक फेवरेबल कंडीशन एस्टेब्लिश हुआ ब्रिटिश रूल के आने की वजह से, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, a second contributory factor was painstaking efforts of the Orientalists to bring India's past into limelight. अब मैंने आपको बताया ना, 1772 के बाद ओरिएंटलिस्ट, और फिर उसके बाद एवेंजलिस्ट जो है वो 1813 के बाद एवेंजलिस्ट ने काम करना शुरू किया। लेकिन ओरिएंटलिस्ट क्या चाहते थे कि भारत पर हम कंट्रोल करें, लेकिन भारतीय जो कल्चर्स हैं, भारतीय जो कस्टम्स हैं, उसको पढ़कर समझकर। सो बिल्कुल बेसिक फंडा बनता है, किसी भी दुश्मन को हराना है तो उस दुश्मन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कंट्रोल करना है तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में प्रेवलेंट कल्चर्स, जो भी सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी पुरानी मान्यताएं हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है, बहुत हिंदू, मुस्लिम, जैन सभी। तो ओरिएंटलिस्ट ने यही करना शुरू किया। 1772 के बाद ओरिएंटलिस्ट ने पायनियरिंग वर्क इन दिस फील्ड वाज डन बाय विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसिप, चार्ल्स विल्किन, मैक्स मुलर। इन्हीं सब लोगों ने भारतीय सोसाइटी को समझना शुरू किया, भारतीय ग्रंथों को, गीता को, वेदों को, उपनिषदों को ट्रांसलेट करवाया इंग्लिश में और पढ़ना शुरू किया। नॉट जस्ट हिंदू ट्रेडिशनल लिटरेचर, लेकिन उसके अलावा मुस्लिम लिटरेचर भी और जैन लिटरेचर भी, इन सबको ट्रांसलेट करवा के उन्होंने पढ़ना शुरू किया और देखा कि भारतीय सोसाइटी आखिर है क्या। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने मनुस्मृति को ट्रांसलेट करवाया, और अगर वो इंडियन, समझ रहे हैं, जो जज बिठा रहे हैं, वो कोई भी कोर्ट है, मान लीजिए सदर दीवानी अदालत है ना, सदर दीवानी अदालत में जो अंग्रेजी जज बैठ रहा है, उस जज के नीचे, उस जज को सलाह देने के लिए पंडित और मौलवी बैठे, है ना, उस जज को सलाह देने के लिए पंडित और मौलवी बैठे, और वो पंडित और मौलवी इन भारतीय लिटरेरी जो लिटरेरी वर्क्स हैं, उनमें से कानून निकाल कर ऊपर बैठे जज को बता रहे हैं कि आपको, मजिस्ट्रेट को बता रहे हैं कि आपको क्या जजमेंट देनी है, ठीक है। तो यहां पर आप हिसाब लगा ही सकते हैं कि फेवरिज्म, किसको फेवर दिया जाना है, राइट। अंग्रेजों ने ऐसे भारतीय ग्रंथों को पकड़ पकड़ के ट्रांसलेट करवाया और उनकी ऐसी व्याख्याएं क्रिएट करी जो कि उनके लिए फायदेमंद थी, जो कि भारतीय सोसाइटी में हिंदुओं को मुस्लिम से दूर करे, हिंदू सोसाइटी में भी ब्राह्मणों को क्षत्रिय से, ब्राह्मणों को शूद्रों से दूर करे, ठीक है। तो एक ये सोशल डिसेंशन जो हमें देखने को मिलता है, ये अंग्रेजों द्वारा और खास तौर पे ओरिएंटलिस्ट द्वारा शुरुआत की गई, और एवेंजलिस्ट जो बाद में आए, उन्होंने भी उसको बंद नहीं किया, उस डिसेंशन को बढ़ाकर रखा, लेकिन शुरुआत ओरिएंटलिस्ट द्वारा की गई, ठीक है। तो दूसरा कारण तो ये कि सोशल रिफॉर्म आया, क्यों? क्योंकि अब भारतीय प्रैक्टिसेस नजर में आ गई, एक बार कोडिफाई हो गई ना, अंग्रेजों के पास आ गई, और ये जो पंडित और जो मौलवीज हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स या जो भी मैजिस्ट्रेट बैठ रहे हैं, जो भी जज बैठ रहे हैं, उनके अंडर बैठकर उनको सलाह दे रहे हैं कि आपको क्या जजमेंट देनी है, इन्हीं के खिलाफ इंटेलेक्चुअल्स भी तो खड़े हुए ना, ये तो अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं, इन्हीं के खिलाफ इंटेलेक्चुअल्स भी खड़े हो गए। ऐसे पंडित खड़े हो गए, राजा राम मोहन रॉय एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, और बहुत पुरानी, बहुत रेप्यूटेड ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसी एक प्रीस्ली क्लास भी डेवलप हुई जिन्होंने सोशल या रिलीजियस रिफॉर्म लाना शुरू किया, क्योंकि उनकी नजर में आ गया या मुख्य धारा में आ गया ना, अब गवर्नमेंट के साथ जुड़ गया। आप समझ रहे हैं ना, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो है वो भारतीय
कल्चरल प्रैक्टिसेस जुड़ रही है। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में है कि भारतीय कल्चरल प्रैक्टिसेस को कैसे कानूनों में कोडिफाई किया जाए। तो भारतीय इंटेलेक्चुअल्स ने क्या कोशिश करी कि रिफॉर्म लाकर कोडिफाई करवाया जाए। जैसे कि सती प्रथा जो है वो उसके खिलाफ कानून बना दिया जाए, पोलीगैमी के खिलाफ कानून बना दिया जाए, विडो रिमैरिज के सपोर्ट में कानून बनाए जाए, है ना, छू अछूत को दूर किया जाए, राइट। खैर, नेक्स्ट पॉइंट, अ नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन स्कॉलर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, राधाकांत देवा। अब आप कहेंगे राधाकांत देवा तो ऑर्थोडॉक्स थे। ऑर्थोडॉक्स थे इसका मतलब समझ रहे हैं, वो रिवाइवलिस्ट थे। वो पुरानी प्रैक्टिसेस को रिवाइव्ड रखना चाहते थे या रिवाइव करना चाहते थे, लेकिन स्टिल सोसाइटी में बदलाव भी लाना चाहते थे वो। जबकि राजा राम मोहन रॉय या ब्रह्मो समाज के आइडियोलॉजी से बिल्कुल दूर थे वो, है ना, एंटी थे वो उनके। उसके अलावा राजेंद्र लाल मित्र, एम.जी. रानडे, आर.जी. भंडारकर एंड अदर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड डिस्कवरिंग एंड रीइंटरप्रेटिंग इंडियाज पास्ट। तो लाइमलाइट में लेकर आए ओरिएंटलिस्ट इंडिया के पास्ट को। और ओरिएंटलिस्ट जो इंडिया के जितने भी, क्योंकि देखिए मनुस्मृति की भी सैकड़ों कॉपीज इंडिया में पॉपुलर थी, है ना, याज्ञवल्क्य या नारद स्मृतियां जो कि कानून की तरह काम कर रहे थे हिंदू सोसाइटी में, कानून मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम कर रहे थे जो हिंदू सोसाइटी में, उनकी कई सारी कॉपियां प्रेवलेंट थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन सब में से जो भी पॉपुलर कॉपीज हैं उनको उठाया और उनमें से किसी एक मनुस्मृति को वैधता प्राप्त दी, ठीक है, मान्यता प्राप्त दी कि ये है, मतलब इसको हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी कोर्ट में, ठीक है। और जो भारतीय पंडित हैं जो कि रिफॉर्म लाना चाहते थे, वो जुड़ गए कि मनुस्मृति में से ये पॉइंट्स जो है वो हटा दो। अब मनुस्मृति में शूद्रों के खिलाफ इतनी ऑफेंसिव बातें लिखी हुई हैं, तो एक ऐसा कास्ट मूवमेंट भी हमें धीरे धीरे डेवलप होता हुआ नजर आता है। और वो कास्ट मूवमेंट क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि ओरिएंटलिस्ट मनुस्मृति को मुख्य धारा में लेकर आए। तो भारतीय इंटेलेक्चुअल्स में चर्चा बढ़ी कि मनुस्मृति में शूद्रों के खिलाफ कितनी बुरी बात लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, कि मनुस्मृति में ये बातें मेंशन्ड है कि अगर कोई शूद्र किसी वेद के किसी श्लोक को सुन भी लेता है तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए, अगर वो किसी श्लोक को पढ़ लेता है तो उसकी जबान काट ली जाए। तो इतनी हार्श पनिशमेंट्स लिखी हुई है। तो भारत की सोसाइटी में जो शूद्र वर्ण है उसके साथ जो पिछले 2-2.5 हजार सालों से जो बुरी हालत थी उनकी, उसके खिलाफ फिर मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, कास्ट मूवमेंट्स डेवलप होती हुई नजर आती हैं। इनकी शुरुआत कहां से हुई, ओरिएंटलिस्ट जो है वो मुख्य धारा में ले आए भारतीय ग्रंथों को, उस पर चर्चा उन्होंने शुरू करवा दी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द अर्ज टू ओरिएंट टुवर्ड्स द पास्ट वाज फर्दर एक्यूमुलेटेड बाय इंडिया स्टेटस एज अ सब्जेक्ट नेशन। अब नेक्स्ट चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ओरिएंट टुवर्ड्स पास्ट। अब बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन होने लगा, है ना। इन 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इवेंचुअली मॉडर्न आइडियाज और प्रेवलेंट होने लगे, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जो ट्रेडिशनल लिटरेचर है वो भी धीरे धीरे उस पर भी चर्चाएं बढ़ने लगी, इंटेलेक्चुअल्स जुड़ने लगे उसके साथ, और भारतीय ट्रेडिशनल अकाउंट्स को वेस्टर्न जो आइडियाज है उनके साथ कंपेयर किया जाना शुरू किया गया। और एक ऐसा वर्ग डेवलप हुआ रिवाइवलिस्ट, जो कि ये कहने लगे कि नहीं, हमें पुराने आइडियोलॉजीज को ही लेकर आना है और उस आधार पर हमें अपना नेशन बनाना है। क्योंकि 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हुआ। तो इंडिया का जो पास्ट है उसके आधार पर हमें नेशन एस्टेब्लिश करना है। इंडिया का यहां पर जो है फिर हमें गोल्डन पीरियड देखने को डेवलप होते हुए नजर, ऐसे हिस्टोरियंस डेवलप होते हुए नजर आते हैं जो कि भारत का गोल्डन पास्ट जो है वो लेकर उस गोल्डन जो एरा है उसको लाइमलाइट में लाने की कोशिश की जाती है। तो गुप्त पीरियड को हमें जो है वो गोल्डन एज कहते हुए मिलते हैं फिर हिस्टोरियंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत एक नेशन बने भारत के पास्ट के आधार पर, ना कि वेस्टर्न मॉडर्न आइडियाज पर भारत एक नेशन बने। अगर वेस्टर्न मॉडर्न आइडियाज पर भारत नेशन बनेगा तो वेस्टर्न शक्तियां कंट्रोल करके रखेंगी। भारत एक आजाद नेशन तो बनेगा लेकिन वो एक कॉलोनी बनकर रह जाएगा, इकोनॉमिक कॉलोनी बनकर रह जाएगा। तो यहां पर हमें धीरे धीरे जो है वो एक हिंदू राष्ट्र डेवलप, एक नॉट जस्ट हिंदू राष्ट्र लेकिन भारत वर्ष का कॉन्सेप्ट डेवलप होता हुआ नजर आता है। सो ओरिएंट टुवर्ड द पास्ट वाज फर्दर एक्यूमुलेटेड बाय इंडियाज
स्टेटस एज अ सब्जेक्ट नेशन। तो इस कॉन्सेप्ट पर खैर हम आगे मेंस लेवल पर जाएंगे, जब ऑप्शन लेवल पर जाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अलॉन्ग विद हेल्दी डिजायर फॉर नेशनल अवेकनिंग, नाउ नेक्स्ट चीज आ गई, हेल्दी डिजायर है किस चीज की, नेशनल अवेकनिंग की, एंड फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल, शॉविनिस्ट ड्रीम्स ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्क्वेस्ट ऑफ वर्ल्ड थ्रू resurrected Hinduism were sometimes conceived, such as विवेकानंद। अब नेशनल अवेकनिंग लाई जाए, जैसे कि मैंने बोला ना कि गोल्डन एज रहा, एक ऐसा वर्ग ऑफ हिस्टोरियन डेवलप हुए जो कि गोल्डन एज की वकालत करने लगे, एक ऐसे रिवाइवलिस्ट डेवलप हुए जो कि कह रहे थे कि जो वैदिक जो कल्चर्स हैं वही बेटर थे। विवेकानंदा जैसे स्कॉलर्स ने क्या कहा कि जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म जो है वो पूरी दुनिया को स्पिरिचुअली कॉन्कर करे, हम हिंदुइज्म को पूरी दुनिया में फैलाएं, और हिंदुइज्म की जो आइडियोलॉजीज हैं, जो बेहतरीन पॉइंट्स हिंदुइज्म में जो मेंशन्ड हैं, वो पूरी दुनिया तक फैले ताकि एक शांति का माहौल बने पूरी दुनिया में, राइट। सो एक हमें इस तरह के मूवमेंट भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चीज, थर्ड फैक्टर क्या है, थर्ड फैक्टर इन द स्प्रेड ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट वाज हाईली क्रिएटिव लिटरेचर। अब प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, प्रेस का डेवलपमेंट वैसे तो जो एक्लीसियास्टिकल एक्टिविटीज है क्रिश्चियनिटी की उन्होंने शुरुआत करी, ठीक है, यानी कि उन्होंने सबसे पहले पुर्तगालियों ने जो जिसुआइट्स हैं उन्होंने अपनी बाइबल के प्रिंट्स जो हैं वो छापकर इंडिया में भारतीयों में फैलाने शुरू करे, और मतलब एक्लीसियास्टिकल प्रैक्टिसेस के अंडर जो है वो प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ इंडिया में। लेकिन धीरे धीरे ये प्रेस भारतीयों के हाथ लगी, और फिर भारतीयों ने ऐसा क्रिएटिव लिटरेचर छापना शुरू किया जिसके माध्यम से ज्यादा जो पढ़ा लिखा वर्ग डेवलप होता जा रहा था इंडिया में, जो इंटेलेक्चुअल्स डेवलप होते जा रहे थे, उनको जोड़ा जा सके रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉजी के साथ, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ, राइट। इट वॉज मार्क्ड बाय अ मार्वलस फ्यूजन ऑफ ओल्ड एंड द न्यू, अ ग्रैंड intermingling of the best literary traditions of ancient India with good features of the culture of modern world outside. So उपनिषदों को मॉडर्न जो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, इन सब के आइडियाज के साथ जोड़कर भारतीय लिटरेरी स्कॉलर्स ने जो बेहतरीन मतलब लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस करे हैं, जैसे कि संवाद कौमुदी, ठीक है, मुझे बताएंगे किसने संवाद कौमुदी लिखी है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे लिटरेरी वर्क आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, काशीनाथ त्रिंबक तेलांग एंड अदर्स वर प्रोमिनेंट स्कॉलर्स इन द रिगार्ड, राइट। इंडियन लिटरेचर वेस्टर्न लिटरेचर को फ्यूज करके बहुत बेहतरीन आइडियाज उन्होंने पेश करे, ठीक है। फोर्थ फैक्टर क्या है, वाज द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। चौथा है, अब क्रिश्चियन मिशनरीज जो एक्लीसियास्टिकल एक्टिविटीज इंडिया में कर रहे थे, धर्म प्रचार की जो एक्टिविटीज इंडिया में कर रहे थे, और जबरदस्ती या तो माहौल ऐसा क्रिएट करा जा रहा था कि कन्वर्जन हो जाएं, who held that propagation of Christianity in India would serve the British imperial interest, security of the empire, prosperity of East India Company and attachment of the Indians to the empire। जितने ज्यादा भारतीय क्रिश्चियन होंगे उतने ज्यादा ब्रिटिश एम्पायर से वो जुड़ते जाएंगे, सिंपल सी बात। तो ये प्रैक्टिस थी इनकी, जितने ज्यादा भारतीय क्रिश्चियन बनेंगे उतने ज्यादा वो क्रिश्चियन वर्ल्ड के साथ जुड़ते जाएंगे ना, ठीक है। द मिशनरीज while engaged in spreading the Christian faith held aloft the imperial flag and propped up British trade। तो जो मिशनरीज हैं वो इंपीरियल फ्लैग, क्योंकि वो ब्रिटेन के नाम पर ही मिशनरी एक्टिविटीज कर रहे थे, ठीक है। They denounced the religious rituals, beliefs of the Hindus, the caste system and discriminatory treatment of women। अब देखिए, लेकिन ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज है ना, ये कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस भी लेकर आए। जो हिंदू सोसाइटी में कुरीतियां थी उनको डिनाउंस कर दिया इन्होंने। तो जो भारतीय इंटेलेक्चुअल्स हैं वो क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ जुड़कर काम करना शुरू किया उन्होंने। तो विलियम कैरी के साथ हमें शुरुआत में राजा राम मोहन रॉय काम करते हुए नजर आते हैं, बाद में उनके डिफरेंसेस बने, लेकिन शुरुआत में विलियम कैरी के साथ राजा राम मोहन रॉय काम करते हुए नजर आए हैं। Indian intellectuals now felt the need to meet this onslaught on their religion and social customs by reforming it and removing evil social practices from Indian society। देखिए,
क्रिश्चियनिटी क्या कह रही है कि हिंदुइज्म जो है वो फॉल्ट में है, ठीक है, हिंदुइज्म की जो कल्चरल सोशल प्रैक्टिसेस हैं वो करप्टेड है, इसलिए हिंदू पॉपुलेशन को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। हिंदू इंटेलेक्चुअल्स ने क्या कहा, हिंदू इंटेलेक्चुअल जो डेवलप है उन्होंने कहा कि हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं होंगे, हम अपने इन हिंदू प्रैक्टिसेस को ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो भारतीय पॉपुलेशन को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट ना हो जाए, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने से बचाने के लिए हिंदू सोशल कल्चरल कस्टम्स में रिफॉर्म लाए गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट्स की। तो 4 आपको फैक्टर समझ आए कि क्यों रिफॉर्म मूवमेंट आए इंडिया में, राइट। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा रिफॉर्म मूवमेंट आया। तो आज हम केवल ब्रह्मो समाज को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं बाकी सभी आर्य समाज, वेद समाज, बाकी जितने भी क्या बोलते हैं रिफॉर्म मूवमेंट रहे हैं उनको मैं समझाऊंगा, ठीक है। आज हम केवल ब्रह्मो समाज, यंग बंगाल मूवमेंट और राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया आर। तो सबसे पहले आज हम ब्रह्मो समाज पढ़ते हैं, एक्सक्यूज मी। ऑलराइट, द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहा गया। अब ये जो 19th सेंचुरी में सोशल और कल्चरल रिफॉर्म आए हैं, इसको इंडियन रेनेसांस कहने की जल्दबाजी कर दी गई ब्रिटिशर्स द्वारा, लेकिन मैं नहीं मानता। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बदलाव आए, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म आया, लेकिन उस लेवल पर रेनेसांस नहीं आया जिस लेवल पर यूरोप में आया। उस रेनेसांस की हमें अभी फिर से जरूरत है, ठीक है, और जो कि आएगा अभी 30-40 साल में। मेरा ऐसा भरोसा है कि वो रेनेसांस जो है वो ग्रेजुअल रेनेसांस होगा। जैसे मैं बोलता हूं ना कि 50 से 100 साल अभी और लगेंगे इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म होने में, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है, मेरा पर्सनल व्यू है ये। द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस राजा राम मोहन रॉय इन 1828 फाउंडेड द ब्रह्मो सभा विच वॉज लेटर रिनेम्ड एज ब्रह्मो समाज। तो ये पहला पॉइंट हम अच्छे से जानते हैं। अगर आप यूपीएससी सीएससी के अलावा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में इतना बेसिक पॉइंट तो आप जानते ही होंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये ब्रह्मो सभा या ब्रह्मो समाज के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको मैंने अनलिस्ट किया है, बहुत जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट सवाल बनता है इन पर, डायरेक्ट। इट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट, अब देख रहे हैं, वन ऑफ द अर्लीस्ट, नॉट द अर्लीस्ट बट वन ऑफ द अर्लीस्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया। इट एम्ड टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या एम था इसका? हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करना, नॉट एनी अदर रिलीजन। इट वॉज नॉट अ सेक्युलर अप्रोच। ब्रह्मो समाज was a practice, or Brahmo Samaj was an initiative aimed to purify only Hinduism. It was not secular. ध्यान रखिएगा आप, डायरेक्ट सवाल बनता है। प्यूरिफाई हिंदुइज्म एंड प्रीच मोनोथिज्म और बिलीफ इन वन गॉड। अब ध्यान दीजिएगा, हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करने की कोशिश की गई, लेकिन सोसाइटी के हर वर्ग को उन्होंने कहा, देखिए उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने मुस्लिम सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं करी, ठीक है, लेकिन उन्होंने दूर बैठे हुए ये कहा कि एक गॉड होना चाहिए। हिंदुइज्म में पॉलीथिज्म है, हिंदुइज्म में भी ना कई करोड़ देवी देवता बता दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि एक ही है, ब्रह्मा है और वो हम सब के अंदर है। समझ रहे हैं आप? इट वॉज बेस्ड ऑन द ट्विन पिलर्स ऑफ रीजन ऑफ वेदास एंड उपनिषद। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या आता है? हिंदुइज्म को प्यूरिफाई किसको करना है? हिंदुइज्म को। सो इट वॉज नॉट अ सेक्युलर। दूसरा पॉइंट क्या आता है? इट वॉज नॉट पोलिथिस्टिक, इट प्रीच्ड मोनोथिज्म। दूसरा पॉइंट ये आएगा। तीसरा पॉइंट क्या आएगा कि कहां से उठा रहे हैं ये अपने सारे फंडे? तो वेद और उपनिषदों से उठा रहे हैं अपने सारे फंडे, ये है ना। किस लिटरेरी सोर्स को आधार बनाया जा रहा है? तो वेद और उपनिषदों को। इट सॉट टू रिमूव इल प्रैक्टिसेस, अब्यूजेस एंड सुपरस्टिशंस फ्रॉम हिंदुइज्म। और क्या बदलाव लाना चाह रहे हैं? जो हिंदुइज्म में सोशल कल्चरल जो इल प्रैक्टिसेस फैली हुई हैं, उन इल प्रैक्टिसेस को, उन सुपरस्टिशंस को हटाया जाए, ठीक है। और जो वेद और उपनिषदों में जो बातें लिखी हुई हैं, उनको, वेदों और उपनिषदों को खुद पढ़िए और अपने हिसाब से उनके इंटरप्रिटेशंस क्रिएट कीजिए। बिल्कुल लॉजिकल बात कह रहे हैं राजा राम मोहन रॉय। यह भी नहीं कह रहे कि मेरी जो बोली हुई बात है वही फॉलो कर लो,
कह रहे हैं वेद उपनिषद खुद पढ़ो। लेकिन वो ये सोशल डिसेंशन तोड़ दे रहे हैं कि वेद उपनिषद केवल ब्राह्मणिकल क्लास पढ़ेगी, केवल ब्राह्मणिकल वर्ण पढ़ेगा। नहीं, वेद और उपनिषद कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है, जैसा कि मनुस्मृति में मैंने आपको बताया ना, मनुस्मृति में बोला है कि वेद उपनिषद अगर पढ़ लें शूद्र तो कैसी कैसी उनको सजा दे दी जाएगी। उन सारे पॉइंट को उन्होंने खारिज किया कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इट फोकस्ड ऑन रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू डॉक्ट्रिन्स एंड फाउंड द बेसिस फॉर ह्यूमैनिटेरियनिज्म इन उपनिषद। तो रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू डॉक्ट्रिन तो रिवाइवलिज्म है। देख रहे हैं, रिवाइवल लाना, रिवाइवल चाहते हैं ये किसका? हिंदू डॉक्ट्रिन्स, जो वेद और उपनिषद की कही हुई बातें हैं, उनको ब्राह्मणिकल क्लास ने किस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, यानी कि जो पुराणों में लिखी हुई बातें उनको हटाओ, वेद और उपनिषदों को फॉलो करो, वो है ऑथेंटिक लिटरेचर। ठीक है, और जो भी, अब उन्होंने कहा कि वेद और उपनिषदों को 100% भी नहीं मानना। वेदों और उपनिषदों में से भी जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर जो पॉइंट बैठ रहे हैं, है ना, जो मानवतावादी पॉइंट हैं, केवल उन्हीं को ही एक्सेप्ट करो। अगर उनमें भी कोई अमानवतावादी बात लिखी है तो उसको भी रिजेक्ट कर दो। ठीक है, ब्रह्मो समाज अपोज्ड पॉलीथिस्टिक रिचुअलिज्म, जो रिचुअल्स हैं उनको खत्म करो, एंड अपहेल्ड मोनोइज्म एंड वाज गाइडेड बाय अ विजन ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड फेथ इन वन सिंगल गॉड ब्रह्मा। एक सिंगल गॉड उन्होंने कहा कि ब्रह्मा है। ठीक है, विच मेंट द रियलाइजेशन ऑफ गॉड इन एवरी ह्यूमन बीइंग। और वो क्या कह रहा है? वो ब्रह्मा जो है वो हम सब में है, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, मैं ही ब्रह्मा हूं या मैं भी ब्रह्मा हूं। ठीक है, मैं भी ब्रह्मा हूं, ये कहना सही रहेगा, राइट। तो अहम ब्रह्मास्मि उनका आइडिया था बेसिकली, गुरुजी का। गुरुजी कौन? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इट एडवोकेटेड अ रैशनल अप्रोच टू रिलीजन without interference of an intermediary or Brahmin and acceptance of only those religious doctrines which stand the test of one's own ethical reasoning। अब उन्होंने कहा ना, वेद और उपनिषदों को उतना ही फॉलो करना है जितना आपका लॉजिक कहता है कि एथिकली सही है, केवल उतना ही फॉलो करना है। और कोई तीसरा व्यक्ति, राजा राम मोहन रॉय कह रहे हैं कि मेरी कही हुई बात भी मत मानो, खुद पढ़ो, अपने से जो है वो खुद पढ़कर जो है वो सेल्फ, आप कह सकते हैं कि सेल्फ वर्जन्स क्रिएट करो, अपनी समझ डेवलप करो। और यही ब्यूटी है। अगर गीता पढ़ रहे हैं, गीता दूसरा कोई पढ़कर सुनाए उससे फायदा नहीं होगा, खुद पढ़िए और समझिए कि क्या लिखा है उन सब ग्रंथों में। ठीक है, इट लॉन्च्ड कैंपेन अगेंस्ट प्रैक्टिस। अब क्या क्या सोशल इल्स थे? तो सती, पोलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड। अब राजपूतों में, अपर ब्राह्मणिकल सोसाइटीज में भी फीमेल इन्फेंटिसाइड। अब तो क्या हो गया, अल्ट्रासाउंड करते हैं और देख लेते हैं कि पेट में लड़का है या लड़की, और पेट में ही काम खत्म कर देते हैं। पहले तो पैदा होने के बाद पता चलता था कि लड़का हुआ या लड़की। लड़की हुई तो मारकर फेंक दिया जाता था। देख रहे हैं आप लोगों की हिम्मत, नवजात शिशु को मारकर फेंक दे रहे हैं। और ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी, बहुत कॉमन प्रैक्टिस। चाइल्ड मैरिज, 8-8, 7-7, 6-6 साल की लड़कियों की शादी कर देना। पोलीगैमी, एक कुलीन की 200-200 बीवियां हैं। लोग डाउरी पर ही जिंदा हैं, मतलब उनकी जीवनी ही यही है कि उनको जो डाउरी मिली उस पर वो जीवन बिताएंगे। सती प्रथा, खास तौर पे राजपूती या जो क्षत्रिय वर्ण है उसमें। तो ये सोसाइटी की बहुत बड़ी समस्याएं थी जिनको दूर करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने या ब्रह्मो सभा ने काम करना शुरू किया। ठीक है, और ये सब आइडियाज उनको कहां से मिल रहे हैं? वेस्टर्न आइडियाज। ठीक, मतलब नॉट जस्ट वेस्टर्न आइडियाज, लेकिन वेस्टर्न आइडियाज ने कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया है कि हाँ, ये बदलाव लाए जा सकते हैं। एक प्रेसिडेंस दी उन्हें कि ऐसा यूरोप में हुआ है, ऐसा ब्रिटेन में हुआ है, ऐसा यूएस में हुआ है, ऐसा फ्रांस में हुआ है, तो ऐसा भारत में भी हो सकता है। अब भारत एज अ होल नेशन का आइडिया उतना प्रेवलेंट नहीं था, तो उन्होंने बंगाल से शुरुआत करी कि ऐसा बंगाल में हो सकता है, मेरे आसपास तो हो एटलीस्ट, राइट। सो रीजनलिज्म, हमें शुरुआती रिलीजियस रिफॉर्म्स में हमें रीजनलिज्म देखने को मिलता है, क्योंकि
नेशनलिज्म की जो भावना है वो मिड 19th सेंचुरी में जाकर धीरे धीरे स्ट्रांग हुई। अर्लियर 19th सेंचुरी यानी जब राजा राम मोहन रॉय एक्टिव थे, तब हिंदुस्तान या मतलब होल इंडिया में ऐसा होना चाहिए, या समझ रहे हैं, मतलब इंडिया की जो फिजिकल बाउंड्रीज जो आज हम जानते हैं, वो फिजिकल बाउंड्री उस समय नोन नहीं थी उन्हें, राइट। एक सेंस थी कि जहां जहां तक हिंदू लोग फैले हैं उनकी सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, लेकिन जो फिजिकल बाउंड्रीज आज हमें पता है वो फिजिकल बाउंड्रीज की सेंस इंडिया की नहीं थी 19th सेंचुरी में, ठीक है। केवल जो रूलिंग क्लास है उनके अंदर रहता था कि हिंदुस्तान को कंट्रोल करना है। उससे पहले जो हिंदू रूलिंग क्लास रही थी, ठीक है, अशोक और गुप्तों की, उनका यह था कि जम्बू द्वीप पर कंट्रोल करना है, ठीक है। लेकिन 19th सेंचुरी के इंटेलेक्चुअल्स को नहीं पता था कि इंडिया की फिजिकल बाउंड्रीज क्या है। तो इंडिया एज अ होल नेशन का कॉन्सेप्ट अभी धीरे धीरे डेवलप होगा, मिड 19th सेंचुरी में आकर डेवलप होगा, ठीक है। इट एडवोकेटेड विडो रिमैरिज, वुमेन एजुकेशन एंड इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। आज भी महिलाओं और पुरुषों के अधिकारों में इतना गैप है इंडियन सोसाइटी में। सोचिए 19th सेंचुरी में क्या हाल था। आज आप रूरल एरिया में जाइए, अपने किसी भी गांव में जाइए, देखिए आपकी जो जनरेशन है, हमारी जो जनरेशन है, ठीक है, हम तो फिर भी लड़का और लड़की में जो है वो ज्यादा भेदभाव नहीं है, लेकिन आप अपने से एक जनरेशन ऊपर अपने माता पिता की जनरेशन में देखिए, क्या आपकी माताओं को एजुकेशन का उतना ही, रूरल एरिया की बात कर रहा हूं मैं, अर्बन इंडिया की बात नहीं कर रहा। अर्बन इंडिया इज नॉट द रियल इंडिया। द रियल इंडिया, जो रियल एसेंस है इंडिया की, वो रूरल एरिया में, ठीक है। तो जो आप अपने ही घर में देखिए, जो महिलाएं हैं, क्या उन महिलाओं को, मतलब आपकी माता वाली जो श्रेणी है ना, ठीक है, उनको क्या एजुकेशन का उतना ही मौका मिला जितना पुरुषों को मिला था, राइट। उनमें जो विडोज हैं, क्या उनको रिमैरिज का मौका मिला? क्या उनको इक्वालिटी मिली? मैन एंड वुमेन के बीच में इक्वालिटी थी उनके समाज में? नहीं थी। तो 19th सेंचुरी में तो और ही ज्यादा बुरा हाल था। महिलाओं को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, बहुत बुरी तरीके से। आज भी ट्रीट किया जाता है, लेकिन तब तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था। इट sought to assimilate the new values created by western science and to blend them with the traditional values of India. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रह्मो समाज क्या कर रहा था? ब्लेंड करने का काम। वेस्टर्न साइंस और इंडियन वैल्यूज को जोड़ो, दोनों में से अच्छे पॉइंट निकालो और जोड़कर जो है वो आगे बढ़ाओ इंडिया की सोसाइटी को। इट स्ट्रेस्ड द नीड फॉर द न्यू वेस्टर्न टाइप ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन वेस्टर्न आइडियल्स ऑफ लिबरलिज्म, रैशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। ब्रह्मो समाज किस तरह की एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट कर रहा था? वेस्टर्न तर्ज की एजुकेशन, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंडियन जो वैल्यूज उनको भूल जाना है। वेस्टर्न तर्ज और इंडियन वैल्यूज को जोड़ना, लेकिन करिकुलम जो है वो वेस्टर्न आइडियाज, लिबरलिज्म, रैशनलिज्म, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, इनके आधारों पर जो है वो, मतलब इस बेसिस पर एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? वेस्टर्न टाइप, राइट। वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? वेस्टर्न, और जो देसी वैल्यूज है उनको जोड़ दो, सिमुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय। तो ये सारे पॉइंट्स क्या थे कि ब्रह्मो समाज की क्या क्या आइडियोलॉजीज हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ये ब्रह्मो समाज की हमने आइडियोलॉजी समझी, राइट। अब हम देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है। कब बॉर्न इन 1772, कई जगहों पर 1774 लिखा है, वो गलत है। इनफैक्ट इनका जो मसोलियम है उस पर भी 1774 लिखा है, बट दैट डेट इज रॉन्ग। करेक्ट डेट है 1772। टू रमाकांत रॉय, पिताजी का नाम क्या है? रमाकांत रॉय, एट राधानगर। कहां पैदा हुए? राधानगर विलेज इन डिस्ट्रिक्ट हुगली ऑफ बंगाल प्रोविंस ऑफ दैट टाइम, अंग्रेजों का। राम मोहन रॉय स्टडीड एट पटना इन बनारस एंड एमर्ज्ड एज अ पोलीमैथ। तो सबसे पहले तो बिल्कुल शुरुआती एजुकेशन के बारे में इनके खास जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि जो गांव की जो पाठशाला रही होगी वहां पर उन्होंने बेसिक संस्कृत समझी। फिर उसके बाद पटना जाकर उन्होंने फारसी लैंग्वेज को समझा, और बनारस जाकर उन्होंने वेद उपनिषदों को थॉरली स्टडी किया और एक पोलीमैथ के रूप में डेवलप हुए। पोलीमैथ एक ऐसा व्यक्ति है जो मल्टीपल डिसिप्लिन्स को जो है वो डिसिप्लिन्स में महारत रखता है, यानी कि नॉट जस्ट ये सब स्पिरिचुअल ग्रंथ, लेकिन उसके अलावा फिजिक्स, मतलब और भी काफी सारे जो है वो सब्जेक्ट्स उनको आते थे। सो ही वाज अ पोलीमैथ। इनिशियली ही वर्कड एट ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सब एजुकेशन लेकर क्या किया उन्होंने?
एक रजिस्ट्रार के अंडर वो काम करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे। और जैसे मैंने कहा ना कि जितने भी मैजिस्ट्रेट हैं उन सब के नीचे पंडित मौलवी बैठा करते थे, जो कि उनको समझाया करते थे कि आपको कैसे क्या जजमेंट देनी है भारतीयों को, राइट। तो वो काम करते थे कौन? राजा राम मोहन रॉय। सबसे पहला लिटरेरी वर्क उनका क्या है? गिफ्ट टू मोनोथीस। पर्शियन में क्या कहा जाता है इसे? तोहफत उल मुहावदीन। 1804 में लिखी इन्होंने, आर्गुइंग फॉर मोनोथिज्म एंड अगेंस्ट बिलीफ इन मैनी गॉड्स। अब आप कहेंगे कि इन्होंने बंगाली में क्यों नहीं लिखा? बंगाल के थे तो, और इतना ही नेशनलिज्म था इनके अंदर, तो बंगाली में क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि बंगाली एज एन इंटेलेक्चुअल्स की लैंग्वेज अभी तक डेवलप नहीं हुई थी। वो विद्यासागर साहब के आने के बाद जो है वो बंगाली, या धीरे धीरे डेवलप हुई बंगाली, लेकिन 19th सेंचुरी की शुरुआत में आप मान के चलिए कि इंटेलेक्चुअल्स की लैंग्वेज या तो संस्कृत, या तो फारसी, या तो अंग्रेजी थी। ठीक है, तो फारसी में उन्होंने लिखी गिफ्ट टू मोनोथीस। कई लैंग्वेजेस जाना करते थे ये, ठीक है। पटना में रहकर इन्होंने फारसी और अरबी सीखी। संस्कृत तो जो इन्होंने घर से ही, मतलब कि जहाँ जिस गांव में ये रहते थे वहां से ही संस्कृत सीख ली थी। उसके अलावा ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश भाषाओं पर भी इन्होंने कंट्रोल पाया धीरे धीरे। ठीक है, विलियम कैरी के साथ रहे ताकि अंग्रेजी लैंग्वेज सीख सकें अच्छे से। ठीक है, सो तोहफत उल मुहावदीन, गिफ्ट टू मोनोथीस इन्होंने लिखी, जिसमें मोनोथीज्म यानी एक ईश्वरावाद को प्रमोट किया और पोलिथिज्म को क्रिटिसाइज किया इन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट, 1804 पर्शियन में लिखी थी इन्होंने। ठीक है, तोहफतुल मुहावदीन। ही ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली द वेदास। वेदों को बंगाली में ट्रांसलेट किया ताकि आम लोगों तक पहुंचे। ठीक है, लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि विद्यासागर साहब के बाद जो है वो बंगाली ने तूल पकड़ा, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स की भाषा बंगाली डेफिनेटली नहीं थी, फारसी थी। बट स्टिल उन्होंने धीरे धीरे बंगाली, इंटेलेक्चुअल्स की नहीं लेकिन आम लोगों की भाषा तो थी ना। ठीक है, तो वेदों को बंगाली में ट्रांसलेट करके आम लोगों तक वेदों को पहुंचाने का काम शुरू किया किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। एंड 5 उपनिषद्स टू प्रूव हिज कन्विक्शन दैट एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट सपोर्ट मोनोथिज्म। क्यों ट्रांसलेट किया? ताकि आम जनता तक पहुंचाई जा सके ये बात कि जो मोनोथिज्म है, जो एक ईश्वरवाद है, वो वेद और उपनिषदों में लिखा है। देखो, खुद पढ़ लो या खुद सुन लो। ठीक है, इन 1814 ही सेट अप आत्मीय सभा। कई जगहों पर 1815 लिखा है, बट 1814 इज द करेक्ट डेट। ही सेट अप आत्मीय सभा इन कैलकाटा टू कैंपेन अगेंस्ट आइडोलेट्री, कास्ट रिजिडिटीज, मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड अदर सोशल इल्स। आत्मीय सभा शुरू करते हैं वो 1814 से, और वो आत्मीय सभा क्या बोलती है कि जो कास्ट सिस्टम है इसको हटाओ। क्यों? क्योंकि अगर वो सबको वेद पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो जो कास्ट सिस्टम है वो वेद पढ़ना जो है वो सर्टेन कास्ट को अलाउ नहीं करता है। तो उन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम हटाओ, सब तक पहुंचने चाहिए वेद उपनिषद। ठीक है, उन्होंने कहा कि आइडोलेट्री, मूर्ति पूजन हटाओ, मूर्ति पूजन का कोई जिक्र नहीं है वेद उपनिषदों में। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो मीनिंगलेस रिचुअल्स हैं, ठीक है, जो ये एक्स्ट्रावेगेंट रिचुअल्स हैं जिसमें इतना खर्चा कर देते हैं तुम, मतलब कोई भी राइट और रिचुअल है उसमें इतना खर्चा, जैसे फॉर एग्जांपल शादी है, शादियों में इतना बढ़ चढ़कर खर्चा किया जा रहा है, इन सबको, सारी सोशल इल्स को हटाओ। उसके लिए आत्मीय सभा शुरू करी। He tried to separate the moral and philosophical message of the New Testament and in his work Precepts of Jesus. अब नेक्स्ट चीज विलियम कैरी के साथ रहे, ग्रीक लैंग्वेज सीखी, ओल्ड टेस्टिमेंट, न्यू टेस्टिमेंट दोनों को स्टडी किया, और खास तौर पे न्यू टेस्टिमेंट में से उन्होंने जो मोरल और फिलोसफिकल, देखिए फिलोसफिकल और मोरल जो मैसेजेस है उनको अलग अलग किया, और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की एक किताब छाप डाली 1820 में, जिसमें उन्होंने समझाया कि क्रिश्चियनिटी क्या कहना चाह रही है और उसमें से उन अच्छे पॉइंट्स को हम हिंदुइज्म में कैसे जोड़ सकते हैं। यहां पर विलियम कैरी समेत कई जो हैं वो क्रिश्चियन मिशनरीज भड़क गए राजा राम मोहन रॉय से कि तुमने ऐसे कैसे न्यू टेस्टिमेंट को हिंदुइज्म से जोड़ दिया। ठीक है, नहीं कर सकते तुम ये काम, हिंदुइज्म को हटाओ, क्रिश्चियनिटी को अपनाओ, ऐसा मिशनरीज कह रहे थे। राजा राम मोहन रॉय ने क्या कहा? हिंदुइज्म को हम हटाएंगे नहीं, हम हिंदुइज्म को भी ठीक करेंगे और हम न्यू टेस्टिमेंट में से भी जो अच्छे मॉरल मैसेजेस हैं उनको उठाकर हिंदुइज्म में जोड़ेंगे। ठीक है, और सोसाइटी को रिफॉर्म करेंगे।
He was criticized by missionaries for his advocacy to incorporate the messages of Christ in Hinduism. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट, he stood for creative, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. He was criticized by the missionaries. ऐसे कैसे आपने हिंदुइज्म में क्रिश्चियनिटी की बातें जोड़ दी हमसे पूछे बगैर. He stood for क्योंकि जो ये पैपसी है, जो ये चर्च है, जो पोप बोलेगा फिर वो आर्च बिशप तक जाएगा, फिर वो बिशप तक जाएगा, फिर वो मिशनरीज तक पहुंचेगा, राइट. तो इनकी अपनी हायरार्की है. तो ये कह रहे हैं कि तुम हमारे हायरार्की को फॉलो किए बगैर जो है वो हमारे आइडियाज को कैसे यूज कर रहे हो. ठीक है. और क्रिश्चियन मिशनरीज के पीछे ब्रिटिश फ्लैग लेकर चल रहे हैं, वो ब्रिटिश क्राउन है पीछे, राइट. He stood for a creative and intellectual process of selecting the best from Eastern and Western cultures. बहुत इंपॉर्टेंट. ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर दोनों को जोड़ लो, दोनों में से बेस्ट चीजें जोड़ दो, ये कह रहे राजा राम मोहन रॉय. He founded the Brahmo Sabha in order to institutionalize his ideas and mission. 1828 ब्रह्मो सभा एस्टेब्लिश करी. इससे पहले आत्मीय सभा चल रही है और फिर ब्रह्मो सभा बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जानी गई. ठीक है. He started एंटी सती स्ट्रगल इन 1818. देखिए ये जो ब्रह्मो सभा है ये 1818 मान लीजिए, यहीं से ही 1818 से ही काम करना शुरू कर दे रही है ये. ठीक है. लेकिन एज अ ब्रह्मो समाज, एज अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन 1828 के बाद जाना गया ये, राइट. He started his anti-sati struggle in 1818 and cited sacred texts to prove his contention that no religion sanctioned the evil practice. 1818 से सती के खिलाफ इनकी खुद की भाभी को सती किया जा रहा था, जिसका विरोध किया था इन्होंने. उसके बाद इन्होंने अपने लोकल माहौल में सती प्रथा को, अपनी लोकेलिटी में सती प्रैक्टिसेस को रोकने की कोशिश करी. विरोध हुआ, कई बार इन पर हमले भी हुए, राइट. लेकिन इन्होंने धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है उसके साथ जुड़कर काम करना शुरू किया और इवेंचुअली हमें एक कानून बनता हुआ नजर भी आता, राइट. सो ही फाइट, इस पॉइंट को देखिएगा. ही स्टार्टेड एंटी सती स्ट्रगल इन 1818 एंड साइटेड सेक्रेड टेक्स्ट. इन्होंने वेद उपनिषदों में से बोला कि बताओ भैया कहां लिखा है. ठीक है. क्योंकि कई ऐसे इंटेलेक्चुअल उठ के खड़े हो गए. राधाकांत देव साहब ही आ गए. ठीक है. वो कहने लगे कि ये तो हमारी प्रैक्टिस है, आप नहीं कह सकते. तो बुलाए गए ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को राजा राम मोहन रॉय भी गए. राजा राम मोहन रॉय ने सबके सामने रखा कि ये वेद हैं, ये उपनिषद हैं, बता दो कहां लिखा है कि सती करना है. ये लिखा है कि सती है, सती खुद से होती है महिलाएं, लेकिन ये नहीं लिखा है कि जबरदस्ती आप सती करोगे किसी को. ठीक है. ही फाइल्ड पिटिशंस टू गवर्नमेंट अगेंस्ट सती. हिज एफर्ट्स वर रिवार्डेड बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट 17 बाय लॉर्ड बेंटिक इन 1829 विच डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती अ क्राइम. 1829 में फिर गवर्नमेंट की रेगुलेशन आई जिससे सती के खिलाफ एक कानून बना और सती को एक इलीगल प्रैक्टिस घोषित किया गया. लेकिन सती प्रथा पूरी तरह भारत से खत्म हुई है 1970s में जाकर. देख लीजिए, 150 साल अभी भी लगे सती प्रथा को खत्म करने में, कानून बनने के बावजूद. इसलिए रिफॉर्म का प्रोसेस ग्रेजुअल होता है, आपको समझना पड़ेगा. जो भी सती प्रथा को खत्म करना चाहते थे उन लोगों की आत्माओं को शांति 150 साल बाद मिली है. समझ रहे हैं. इसीलिए मैं बोलता हूं भारत की सोसाइटी में ठीक होने में अभी 50 से 100 साल अभी और लगेगा. ठीक है. खैर, एज अ कैंपेनर फॉर वुमेन्स राइट, अब वुमेन राइट को लेकर, वुमेन एजुकेशन, महिलाओं को पढ़ाओ भैया, महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ो. रॉय कंडेम्ड द जनरल सब्जुगेशन ऑफ वुमेन. रॉय अटैक्ड पॉलीगैमी, बहुपत्नीवाद को अटैक किया उन्होंने. जबकि उनकी खुद की 3 पत्नियां थी लेकिन एक साथ नहीं थी. पहली पत्नी हुई उनकी मृत्यु हो गई, फिर दूसरी शादी करी, उनकी मृत्यु हो गई, फिर तीसरी शादी करी तो रॉय पहले मर गए और उनकी जो पत्नी है वो जीवित रही. ठीक है. एक साथ उनकी बहुपत्नियां नहीं थी, क्योंकि कहीं कहीं मैंने ये पढ़ा है, राजा राम मोहन रॉय को क्रिटिसाइज किया जाता है कि बहुपत्नीवाद के बारे में बोल रहे हैं, खुद की 3 पत्नियां थी. नहीं, एक साथ नहीं थी. ठीक है. मतलब पहली पत्नी की मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु, फिर दूसरी की भी हो गई. मतलब एक साथ उनकी जो है वो मल्टीपल पार्टनर्स नहीं थे. रॉय अटैक्ड पॉलीगैमी एंड डिग्रेडेड स्टेट ऑफ विडोज एंड डिमांडेड द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी फॉर वुमेन. राइट फॉर प्रॉपर्टी. ठीक है. अब आप मुझे बताएंगे कि इंडिया के
महिलाओं के लिए, अगर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला मेरा टॉपिक देखा है तो आप मुझे तुरंत कमेंट में बताइए कि राइट फॉर प्रॉपर्टी महिलाओं को कब मिला है भारत में। ठीक है, हिंदू महिलाओं की बात करते हैं। रॉय डिड मच टू डेसिमिनेट द बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन टू हिज कंट्रीमैन, राइट। सो मॉडर्न एजुकेशन भारतीयों तक पहुंचे, बहुत काम किए। इसके लिए उन्होंने एक हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश करने की भी मदद करी। मुझे बताएंगे किसकी मदद करी थी हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश करने में। ठीक है, अच्छा ये नेक्स्ट पॉइंट आ ही गया। ही सपोर्टेड डेविड हेयर्स एफर्ट टू फाउंड द हिंदू कॉलेज इन 1817। डेविड हेयर कौन? ये वही स्कॉटिश वॉचमेकर। ठीक है, इन 1825 he established Vedanta College where courses in both Indian learning and Western social and physical sciences were offered। बहुत इंपॉर्टेंट, एजुकेशन के लिए क्या किया? वेदांत कॉलेज खुलवाया 1825। डेविड हेयर की मदद करी, हिंदू कॉलेज खुले 1817, बोथ इन बंगाल रीजन। ही वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा। राजा का टाइटल कब मिला उन्हें? कि जब वो 1830 में यूरोप गए, इंग्लैंड गए, यूरोप नहीं इंग्लैंड गए। ठीक है, फिर वहां पर उनकी मृत्यु हो गई 1833 में जाकर मृत्यु हुई उनकी। यूरोप में ही थे वो तब 1830 के बाद। तो मुगल बादशाह थे कौन उस समय? अकबर शाह दूसरे। तो अकबर दूसरे ने कहा कि राम मोहन रॉय तुम राजा का टाइटल लो, तुम रिप्रेजेंट करो इंडिया को यूरोप में जाकर, इंग्लैंड में जाकर। ठीक है, और वहां पर जाके बात कीजिएगा कि मेरी थोड़ी पेंशन बढ़ जाए। ठीक है, उसके अलावा बेसिकली वो करने क्या गए थे कि ये जो सती प्रथा के खिलाफ जो कानून बना है, क्योंकि भारत में हड़कंप मच गया था। ठीक है, बेंटिक ने तो कानून बना दिया, पास करवा दिया, भारत में हड़कंप मच गया था कि हटाओ इस कानून को। तो ये कानून कहीं हटा ना दिया जाए, इस कानून इसके लिए जो है फिर वो मिलने गए थे विलियम फोर्थ की कोर्ट में। राजा थे उस समय ब्रिटेन के विलियम फोर्थ। ठीक है, ही वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा एंड सेंट टू इंग्लैंड एज एन एमिशरी by Mughal Emperor Akbar II to the court of William IV to plead for the increment in annual pension। एनुअल पेंशन की बढ़ा दी गई थी, 30,000 पाउंड कर दी गई थी। लेकिन मेन किस काम के लिए गए थे कि सती प्रथा वाला जो कानून है ये बदल ना दिया जाए, जो कि नहीं बदला गया था फिर। ठीक है, एज अ पाइनियर इन इंडियन जर्नलिज्म। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि उन्होंने लिखा क्या क्या। इंडियन जर्नलिज्म के पाइनियर्स के रूप में आप कह सकते हैं राजा राम मोहन राय। शुरुआत करी इन्होंने इंडियन जर्नलिज्म की, राइट। रॉय ब्रॉट आउट जर्नल्स इन बंगाली, हिंदी, इंग्लिश एंड पर्शियन। दे इंक्लूड मिरात उल अखबार 1822 में। मिरात उल अखबार, उससे पहले संवाद कॉमेडी लिखी उन्होंने 1821 में। रॉय वॉज एन इंटरनेशनलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनेशनलिस्ट थे वो। इंटरनेशनलिस्ट का क्या मतलब होता है कि पूरी दुनिया के जो इवेंट्स हैं उनका असर होना, है ना। जैसे मैं आपको बोलता हूं ना कि सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड हो आप, नॉट जस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बट सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं उनका असर आप पर है। इंटरनेशनलिस्ट इन हिज विजन एंड सपोर्टेड द रेवोल्यूशंस ऑफ नेपल्स एंड स्पेनिश अमेरिका। ठीक है, तो उनके राइटिंग्स में ऐसा नहीं था केवल भारत के बारे में लिख रहे हैं, वो बाहर की होने वाली घटनाओं के बारे में भी लिख रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि बाहर जो घटनाएं हो रही हैं यूरोप में उसका असर भारत पर भी हो रहा है या बंगाल पर भी हो रहा है। ठीक है, he condemned the oppression of Ireland by absentee English landlords। एक ये एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म केवल बंगाल के लिए ही स्पेसिफिक नहीं था, ये एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म जो है वो यूरोप में भी हुआ, इंग्लैंड में भी हुआ, आयरलैंड में हुआ। क्योंकि वहां पर भी मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री वाले टॉपिक में समझाया था कि थ्रू आउट किस तरह जो है वो लैंडलेस मजदूरों को क्रिएट किया गया था वहां पर भी। ठीक है, ही डाइड एट ब्रिसल, मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी से उनकी मृत्यु हुई इंग्लैंड ऑन 27 सितंबर 1833। और ब्रिसल में ही उनका एक जो है वो मसोलियम भी है और आज भी मौजूद है। एंड इज रिमेंबर्ड एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा राजा राम मोहन रॉय को? मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इंडियन रेनेसांस का फादर अंग्रेजों ने कहा, लेकिन किस भारतीय ने फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा राजा राम मोहन रॉय को? आप मेंशन करेंगे कमेंट में। ठीक है, सो दिस वाज राजा राम मोहन रॉय। इनके जीवन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं कि ब्रह्मो समाज की फर्दर आगे ब्रांचेस। 1833 के बाद क्या हुआ ब्रह्मो समाज का? ठीक है,
सो द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर 1817 से 1905 तक एक्टिव रहे, गेव अ न्यू लाइफ टू ब्रह्मो समाज. He joined Samaj in 1842 and gave a definite shape to the theistic movement. 1842 में उन्होंने फॉर्मली समाज को ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले भी वो एक्टिव थे. राजा राम मोहन रॉय से इन्फ्लुएंस तो थे ही, लेकिन राजा ब्रह्मो समाज को एक्टिवली उन्होंने ज्वाइन किया, ऑफिशियली ज्वाइन किया 1842 से, राइट. और थीस्टिक मूवमेंट है ना, यानी कि मोनोथीस्टिक मूवमेंट को उन्होंने प्रोपेल किया. Tagore on one front focused on reforming the Hinduism from within, and on other front opposed the Christian missionaries for their aggressive evangelist activities and criticism of Hinduism. देखिए क्रिश्चियन मिशनरीज क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज कह रहे हैं कि हिंदुइज्म में ये बुराइयां हैं, आप जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ. हिंदू पॉपुलेशन को समझा रहे हैं, वो खासतौर पे हिंदू ट्राइबल पॉपुलेशन को समझा रहे हैं, ठीक है, कि ये तो जमींदार लोग हैं, ये ऐसे ही तुम पे हिंदुइज्म थोप रहे हैं, तुम एक काम करो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, अपने ट्राइबल प्रैक्टिसेस करते रहो, और तुम्हें जो है वो हम ये फ़ायदा जो है वो टैक्स में दे देंगे. अब या समझ रहे हैं. तो जो एवेंजलिस्ट हैं उनकी कोशिश क्या रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को कन्वर्ट कर दिया जाए. कैसा मर्जी लालच दो उनको, टैक्स एग्जेम्पशन का लालच दो, नौकरियों का लालच दो, कुछ भी लालच दो उन्हें, लेकिन उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराओ. और वो हिंदुइज्म की बुराई कर रहे थे. दूसरी साइड ब्रह्मो समाज क्या कर रहा था कि हिंदुइज्म की बुराइयां करने लायक बात ही नहीं छोड़नी, हमने हिंदुइज्म को रिवाइव कर देना है. तो विद इन से हिंदुइज्म को रिफॉर्म, पोलीगैमी को हटाना है, ठीक है. क्योंकि देखिए जो टैगोर फैमिली है ये भी बहुत प्रोमिनेंट ब्राह्मण फैमिली थी, ठीक है. राजा राम मोहन रॉय भी एक बहुत प्रोमिनेंट ब्राह्मण फैमिली से, बहुत इनका इतिहास जो है वो सैन शासकों से जुड़ा हुआ है. सैन शासक जो है वो ये जो राजा राम मोहन रॉय की जो ब्राह्मण फैमिली थी, इनको मथुरा से लाया गया था 12th सेंचुरी में, ठीक है. तो ये काफी प्रोमिनेंट ब्राह्मण फैमिली थी. तो जो ब्राह्मण जो कुलीन थे ना, ठीक है, ये जो कुलीन लोग हैं, ये लोग बहुत शादियां क्या करते थे, मैंने बोला ना 200 शादियां कर रखी हैं, बताओ. 80 साल का बूढ़ा है, उसकी 8 साल की सबसे छोटी जो है वो बीवी है, और उसने ये शादी केवल इसलिए करी है क्योंकि उसको दहेज मिल जाए, उसका जीवन चलता रहे. तो ये जो पोलीथिज्म है, पोलीगैमी है, इसको खत्म करना है, चाइल्ड मैरिज को खत्म करना है, फीमेल इन्फेंटिसाइड को खत्म करना है, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना है, सती प्रथा को खत्म करना है. तो हिंदुइज्म में फैली हुई ये जो जाति प्रथा है. अब देखिए यहां पर एक पॉइंट आ जाएगा. अभी तक मैंने कास्ट सिस्टम के बारे में आपको इतना खुल के नहीं बोला कि इन लोगों ने कास्ट सिस्टम के बारे में बहुत बढ़ चढ़कर बात की. राजा राम मोहन रॉय ने बिल्कुल डेफिनेटली कास्ट सिस्टम को अपोज किया, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर कास्ट सिस्टम के प्रति, कास्ट सिस्टम के लिए इतना ज्यादा नहीं बोल सके खुलकर. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि इतिहास के आपको उन किरदारों के माइंडसेट को देखना पड़ेगा. 19th सेंचुरी का पुरुष, 19th सेंचुरी का बंगाल का एक ब्राह्मण पुरुष अगर महिलाओं के रिफॉर्म की बात कर रहा है तो वही बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है. वो कास्ट सिस्टम के बारे में, अगर कास्ट सिस्टम के बारे में वो खुद ही नहीं सोच रहा, वो खुद स्टॉन्च ऑर्थोडॉक्स है. जब हम गांधी की बात करेंगे, गांधी को स्टडी करेंगे, तो हम देखेंगे उनके इतने सारे आइडियाज लिबरल हैं, लेकिन वो खुद स्टॉन्च ऑर्थोडॉक्स हैं, वो खुद वर्ण व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं, ठीक है. तो खैर नेक्स्ट देखते हैं. ब्रह्मो समाज was infused with vitality and strength due to its informal association with तत्वबोधिनी सभा. अब टैगोर साहब की तत्वबोधिनी सभा के साथ ब्रह्मो समाज जुड़ा, अर्लियर हेडेड बाय टैगोर, विच अलोंग विद इट्स ऑर्गन तत्वबोधिनी पत्रिका. और तत्वबोधिनी सभा जो है वो क्या पब्लिश करती थी? तत्वबोधिनी पत्रिका. बहुत इंपॉर्टेंट है, टैगोर साहब से आप जोड़ेंगे इसे. was devoted to rational and systematic study of India's past and to propagate रॉयज आइडियाज. सो भारत के पास्ट को स्टडी करो, और मैंने बोला ना रॉय के आइडिया रिवाइवल करने के हैं, रिवाइवलिस्ट हैं, रिफॉर्म भी ला रहे हैं, वो रिफॉर्म भी लाना है और रिवाइव भी करना है, दोनों चीजें कर रहे हैं, ठीक है. ग्रेजुअली द ब्रह्मो समाज इंक्लूडेड प्रोमिनेंट फॉलोअर्स ऑफ रॉय द डेरोजियंस. जो हेनरी विवियन डेरोजियो के जो सपोर्टर्स हैं वो भी ब्रह्मो समाज में जुड़ गए. ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब जो है वो ब्रह्मो समाज के साथ जुड़कर काम करते हैं, एंड अश्विनी कुमार दत्ता जैसे पर्सनैलिटी जुड़ते हैं. आगे हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है. केशव चंद्र सेन साहब जो हैं वो ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करते हैं 1858 में, और देवेंद्रनाथ टैगोर बना देते हैं उन्हें आचार्य.
एंड सून ही मेड आचार्य बाय देवेंद्रनाथ टैगोर, यानी कि वो हेड बन जाते हैं ब्रह्मो समाज के। केशव हेल्प्ड इन पॉपुलराइजिंग द मूवमेंट एंड ब्रांचेस। अब केशव चंद्र सेन के साथ क्या पॉइंट जुड़ता है कि उन्होंने ब्रह्मो समाज को बंगाल से निकालकर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की जो उसकी छवि थी उसको चेंज करके उसको पैन इंडिया लेवल पर फैलाने की कोशिश करी। वर ओपनड इन यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास एंड अदर प्लेसेस आउटसाइड बंगाल। तो बंगाल से बाहर ले गए कौन? केशव चंद्र सेन। लेकिन केशव चंद्र सेन के साथ पॉइंट ये जुड़ जाता है कि वो विडो रिमैरिज, वुमेन एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बोल रहे थे वो, और वो खुद अपनी ही एक नाबालिग जो है वो लड़की की शादी करते हुए मिलते हैं, ठीक है। बट देवेंद्रनाथ डिड नॉट लाइक सम ऑफ द रेडिकल आइडियाज ऑफ सेन सच एज दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू कास्ट सिस्टम, ओपन सपोर्ट टू इंटरकास्ट मैरिजेस एंड इंक्लूजन ऑफ रिलीजियस टीचिंग्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो मैंने बोला ना, देवेंद्रनाथ टैगोर भले ही कितने लिबरल हो लेकिन अभी भी ऑर्थोडॉक्सी उनके अंदर है, तो कास्ट सिस्टम के लिए वो अभी भी ऑर्थोडॉक्स हैं। केशव चंद्र सेन कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम को खत्म करो, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिजेस शुरू कर दो, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर को समझ नहीं आई, ठीक है। समझ रहे हैं, वो लोग कितने भी प्रोग्रेसिव हों बट स्टिल एक बंगाल का एक पुरुष, एक प्रोमिनेंट ब्राह्मण फैमिली से आने वाला पुरुष, वो अचानक से कास्ट सिस्टम के खिलाफ नहीं बोल सकता, उसका खुद की बिरादरी उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। देवेंद्रनाथ टैगोर अपनी ही बिरादरी को, मैंने बोला ना, रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, आप ग्रेजुअल चेंज लाएंगे। वो अचानक से अपनी पूरी बरादरी को चेंज नहीं कर सकते कि सब कुछ ही तुम जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं 2000 साल की वो छोड़ दो। ग्रेजुअल रिफॉर्म ला रहे हैं। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो ग्रेजुअल रिफॉर्म ला रहे थे, केशव चंद्र सेन के जो आइडियाज थे वो उनके लिए रेडिकल थे। केशव चंद्र सेन जो है वो तुरंत चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे, वो रेवोल्यूशन ला रहे थे, है ना, वो अबॉलिशन कर रहे थे सब चीजों का। जो केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में एक डिसेंशन क्रिएट हो गया है, ठीक है। एक आप ये मान के चलिए कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए, जिस वजह से केशव चंद्र सेन ने अपने आप को अलग कर लिया। इन 1865 सेन वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम ऑफिस ऑफ आचार्य। 1865 में उनको आचार्य के ऑफिस से देवेंद्रनाथ टैगोर ने हटा दिया। 1866 केशव एंड हिज फॉलोवर्स फाउंडेड द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश कर लिया कि हम तो पैन इंडिया में फैलाएंगे, राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज को लेकर आएंगे और कास्ट सिस्टम को खत्म करना है, हमें नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। अब बहुत हो गया ग्रेजुअल चेंज, आप सही कह रहे हैं देवेंद्रनाथ टैगोर का, आपने ठीक कहा, ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए, लेकिन अब हमें नेक्स्ट लेवल पर जाना जरूरी है, ठीक है। लेकिन यहां पर केशव चंद्र सेन के जो जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो सारी जो हैं वो कालिक पुत गई उन पर। केशव समाज वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन पैसेज ऑफ ब्रह्मो मैरिज एक्ट 1872। बहुत इंपॉर्टेंट, जो ब्रह्मो मैरिज एक्ट जिसके बारे में आगे मैं जिक्र करूंगा और मैंने स्पेशल क्लास में इसके बारे में समझाया भी है, ठीक है। तो अगर आपने स्पेशल क्लासेस नहीं लगाई हैं तो वहां पर घाटा रह जाता है। देखिए, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर आपके ही सेशंस क्या पूरे आप पढ़ जाएंगे, मतलब आप ही के सेशंस अगर हम फॉलो करें तो सफिशिएंट है या नहीं। तो मैं बार बार बोलता हूं, मेरी ये क्लासेस प्लस स्पेशल क्लासेस में जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं और अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद जो मेंस के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, स्पेशल क्लासेस में आना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। क्योंकि ब्रह्मो मैरिज एक्ट वैसे तो मैं आगे डिस्कस करूंगा 1872 तक जब हम पहुंचेंगे, लेकिन ब्रह्मो मैरिज एक्ट कहीं ना कहीं में स्पेशल क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज तो डेफिनेटली लगाएं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के साथ जरूर जुड़ें। एक्सक्यूज मी, यस। Thereafter he established Indian Reform Association। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन ने एस्टेब्लिश करी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1872 के बाद। ही ऑल्सो एडिटेड इंडियन मिरर को एडिट किया, एस्टेब्लिश्ड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर इन 1861, विच सब्सिक्वेंटली बिकेम द माउथ पीस ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज का माउथ पीस बना इंडियन मिरर एंड वॉज एडिटेड बाय केशव चंद्र सेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर नहीं लिखी, उन्होंने एडिट करी इंडियन मिरर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन 1878 केशव गॉट हिज 13-year-old डॉटर मैरिड विद द माइनर हिंदू महाराजा ऑफ कूच बिहार विद ऑल ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल्स। देखिए यहां पर जो है वो केशव चंद्र सेन की हिपोक्रेसी सामने आ गई।
कि वो विडो रिमैरेज, इंडियन राइट्स, हिंदू राइट एंड रिचुअल्स के खिलाफ बोल रहे हैं, और जब अब अपनी खुद की लड़की की शादी करने की बारी आई तो 13 साल में ही अपनी खुद की लड़की की शादी करी कूच बिहार के माइनर राजा से, महाराजा से, राइट, और सारे हिंदू ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स को फॉलो करते हुए। यहां से फिर अब केशव चंद्र सेन के जो सपोर्टर्स थे वो केशव चंद्र सेन से गुस्सा हो गए और फिर उन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया से अलग कर लिया अपने आप को, और साधारण ब्रह्मो समाज हमें एस्टेब्लिश होता हुआ नजर आता है, राइट। दिस कॉज्ड स्प्लिट इन केशव्स ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ही वॉज ऑल्सो एक्यूज्ड ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है, कि वो ब्रह्मो समाज को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, उनके आइडिया से कोई बाहर की बात कर रहा है। क्योंकि देखिए, देवेंद्र नाथ टैगोर को केशव चंद्र सेन के आइडिया जो है वो रेडिकल लगे। केशव चंद्र सेन के बाद जो नई जनरेशन आई, ठीक है, जैसे कि औरोबिंदो बोस हों, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, इनके आइडियाज जो हैं वो केशव चंद्र सेन को रेडिकल लगे, ठीक। द डिसगस्टेड फॉलोअर्स ऑफ केशव set up new organization, the साधारण ब्रह्मो समाज. Its leader included बिपिन चंद्र पाल, शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। तो इन लोगों ने साधारण ब्रह्मो समाज अलग कर लिया, राइट। सो ये तो कहानी है किसकी, ब्रह्मो समाज की। तो ब्रह्मो समाज शुरू होता है पहले ब्रह्मो सभा से, ब्रह्मो सभा से अलग कर लेते हैं केशव चंद्र सेन, क्या बन जाता है वहां पर, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, और फिर उससे अलग हो जाता है साधारण ब्रह्मो समाज। तो ध्यान रखना है आपको, ग्रोथ ऑफ ब्रह्मो समाज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स यहां पर इंक्लूड होते हैं इस कहानी में, डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं लास्ट में यंग बंगाल मूवमेंट की। इसी समय के दौरान, जिस समय डेवलप हुआ साधारण, सॉरी नॉट साधारण बट ब्रह्मो समाज डेवलप हुआ 1820s 30s में, उसी समय यंग बंगाल मूवमेंट भी बंगाल में शुरू हुआ, राइट। हेनरी विवियन डेरोजियो, एक एंग्लो इंडियन, वाज द प्रिंसिपल इंस्पिरेशन फॉर दिस मूवमेंट इन लेट 1820s एंड 18, बहुत यंग व्यक्ति, बहुत ज्यादा यंग व्यक्ति, ठीक है। इन्होंने वेस्टर्न तर्ज पर एजुकेट हुए ये, और इनको समझ आया तुरंत, वेस्टर्न तर्ज पर एजुकेट होता ही बत्ती जल गई दिमाग की कि नहीं, भारतीय सोसाइटी में कुरीतियां फैली हुई हैं, ठीक करना है, रिवाइव करना है, रिफॉर्म करना है, ठीक है। ही वॉज टीचर एट हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश बाय डेविड हेयर एंड राजाराम मोहन रॉय, कैलकाटा, फ्रॉम 1826 से 1831, एंड वॉज इंस्पायर्ड बाय आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेनरी विवियन डेरोजियो। He fiercely advocated the rational thinking, liberty, equality and freedom and inspired his students to do the same. और अपने साथ अपने स्टूडेंट्स को जोड़ा फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी के आइडियाज के साथ, यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज हैं, ठीक है। He was expelled from his college for his provocative ideas and died in 1831 of बहुत ही यंग एज में, बहुत ही 1808 में पैदा होते हैं और 31 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो देख लीजिए, बहुत यंग एज में कॉलेरा, क्योंकि बंगाल में बहुत बड़ी समस्या थी उस समय, कॉलेरा के एपिडेमिक्स जो हैं वो फैलते रहते थे बंगाल वाले एरिया में, और बहुत लोग कॉलेरा से मरते थे, ठीक है। हिज स्टूडेंट्स कैरिड फॉरवर्ड हिज आइडियल्स केम टू बी नोन एज डेरोजियंस। हेनरी विवियन डेरोजियो के स्टूडेंट्स डेरोजियंस कहलाए, और यही डेरोजियंस फिर ब्रह्मो समाज में जुड़ गए बाद में। दे क्रिटिसाइज्ड, अब इनकी आइडियोलॉजीज क्या क्या थी, क्रिटिसाइज इर्रेशनल ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस and supported the rights of women, freedom of press, supported riots against zamindars, argued in favor of Indian appointments to higher government offices। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, राजा राम मोहन रॉय या ब्रह्मो समाज ने कुछ पॉइंट नहीं इंक्लूड करे जो कि हेनरी विवियन डेरोजियो के डेरोजियंस ने इंक्लूड करे, जो कि क्या था कि भारतीयों का अपॉइंटमेंट हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में होना चाहिए, ठीक है। रायत और जमींदार के रिलेशन जो है वो ठीक हो, जमींदार जो है वो रायत को एक्सप्लॉइट ना करेंगे। बंगाल में रायत मतलब पीजेंट्स, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनको जमींदार जो हैं वो बहुत टॉर्चर कर रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट के अंडर, राइट, या किया गया है उन्हें ओवर द पीरियड। इन स्पाइट ऑफ इट्स रैशनल एंड वोकल आउटलुक, दिस मूवमेंट कुड नॉट गार्नर मच सपोर्ट, ज्यादा सपोर्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी थी, कॉलेज से निकले थे, हिंदू कॉलेज से, और हिंदू कॉलेज के आस पड़ोस का जितना भी माहौल है ना, मतलब कहने का मतलब कि इनकी उम्र के जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं,
केवल उन्हीं तक ये मूवमेंट पहुंचा, जन साधारण तक ये मूवमेंट नहीं पहुंच सका क्योंकि बहुत ज्यादा रेडिकल थी, इनकी बातें बहुत ज्यादा रेडिकल थी। और जो जन साधारण था वो कहते थे कि ये फुकरे मानते थे वो इन्हें, ठीक है, कि ये फुकरे वेस्टर्न एजुकेशन लेकर जो है वो हमें समझाएंगे कि सती प्रथा नहीं करनी, इन्हें क्या पता है ना। तो जो रेडिकल आइडियाज हैं और अगर वो नौजवानों में से निकल कर आ रहा है तो भारतीय सोसाइटी उनको ऑटोमेटिकली फुकरा समझ लेती है, ठीक है। तो वही ऑपोजिशन उनको भी देखने को मिला जो राजा राम मोहन रॉय को भी मिला। लेकिन राजा राम मोहन रॉय के साथ धीरे धीरे बड़ी प्रोमिनेंट जो है वो शख्सियत जुड़े, जैसे कि टैगोर फैमिली जुड़ गई उनके साथ। तो टैगोर फैमिली का बड़ा नाम था, राजा राम मोहन रॉय की फैमिली का भी बड़ा नाम था, वो बहुत पुराने प्रोमिनेंट पंडित थे। लेकिन हेनरी विवियन डेरोजियर एक एंग्लो इंडियन था, राइट, और उनके साथ ऐसी प्रोमिनेंट बड़ी फैमिलीज या बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय के साथ मुगल बादशाह का सपोर्ट था, है ना, बंगाल की नोबिलिटी का सपोर्ट था जो भी बची थी उस समय। खैर, फिर डेरोजियंस जो हैं वो उनको समझ आया कि हमारे पास मास सपोर्ट नहीं है, तो वो जुड़ गए किसमें, ब्रह्मो समाज में। येट इट वॉज अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट एज इट इंस्पायर्ड एंड क्रिएटेड एन एंटायर जनरेशन ऑफ रिफॉर्मर्स एंड एक्टिविस्ट। हुआ ये कि भले ही डेरोजियन मूवमेंट ना चल पाया हो, वो जुड़ गया हो ब्रह्मो समाज में, लेकिन वो जो एक्टिविस्ट हैं वो ब्रह्मो समाज के अंडर रहकर तो काम करा ना उन्होंने, क्योंकि ब्रह्मो समाज तो अगले 50 साल तक काम करता रहा, राइट। तो एक जनरेशन ऑफ रिफॉर्मर और एक्टिविस्ट जो हैं वो जरूर डेवलप हुआ। कॉलेज के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनमें ये भावनाएं फैलनी शुरू हुई कि हमें भारतीय सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए काम करना पड़ेगा, राइट। तो ये आइडियोलॉजी तो डेवलप करने में कामयाब डेरोजियंस रहे, ठीक है। आज यहां पर हमारा ये सेशन हो जाता है खत्म, ठीक है। आज के सेशन में हमने क्या समझा कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्यों आया इंडिया में, और ब्रह्मो समाज के बारे में हमने समझने की कोशिश करी। उसके अलावा यंग बंगाल मूवमेंट भी हमने थोड़ा सा समझा। अगले सेशंस में, आने वाले 2-3 सेशन में कवर होगा ये पूरा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, और इन 2-3 सेशंस में हम बाकी सभी जितने भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं उनके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। इन सभी सेशन के पीडीएफ आपको कहां से मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री। और 10% का अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं, और यही सही समय, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आप लोगों का सपोर्ट, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को इस तरह कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं ज़्यादा समय तक जो है वो आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा आप लोगों से जुड़े रहना, आप लोगों का सपोर्ट जो है वो मुझे, तभी मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और कोड यूज़ करें मेरा चौहान सर हिस्ट्री, जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। उसके अलावा वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए मेरे इस काम को, मेरे इस इनिशिएटिव को, ठीक है। सो खत्म करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।